अब एक एक बार डिस्कस करने से पहले ये वाला पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चंस, जैसे पिछले बार वो समझ में आ गया था ना हिस्ट्री वाला लिखना कैसे है, पिछले बार हिस्ट्री के क्वेश्चंस कैसे लिखने हैं। इस बार मैं बताता हूँ आपको सोसाइटी वाले क्वेश्चन कैसे लिखने हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें लिख लेना कि कब इंट्रोड्यूस करेंगे, कैसे, या सोचोगे आप कैसे सोसाइटी के क्वेश्चन। हाँ, फाड़ में पीछे से, फाड़ में, फाड़ में, ये ले लो फिर आप इस पर लगा के लो। मतलब जो अभी क्वेश्चन था सोसाइटी वाला जो पिछले बार, वो एक ट्राइबल डेवलपमेंट पे है, एक क्वेश्चन आपका पॉक्सो पे, वो तो खैर गवर्नेंस का थोड़ा सा है, ट्राइबल वाला इसी बार आया हुआ क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन है आपका गवर्नेंस पे, ये इनफॉर्मल वर्कर वाला। तो इनफॉर्मल वर्कर वाला भी सही नहीं लिखा है, शायद खोजा नहीं है किसी ने, मतलब नहीं खोजा होगा उतना सही से, तो वहाँ पे तो नया आएगा। तो इनफॉर्मल वर्कर पे कैसे इंटीग्रेट करना है अर्बन पॉलिसी पे, वो मैं कुछ कुछ पॉइंट आप लोग को लिखवा दूंगा, तो वो चीज़ें आप लोग लिख के ऐड कर लेना। लेकिन उससे पहले कैसे सोचते हैं, मतलब इंट्रोडक्शन अगर लिखना हो आप ही बस ले आओ ना, बाकी तो मैंने इंट्रोडक्शन बताया हुआ है कैसे लिखना है, ठीक है। तो आपको मैं एक बार अलग से बता दूंगा, इसमें फिर से लिखा हुआ है। तो जब मतलब सोसाइटी का कोई क्वेश्चन आए अगर, जब नया आया आपके पास तो आपको कैसे सोचना है सोसाइटी के क्वेश्चन पे, इंट्रोडक्शन, ये आप फ्रेमवर्क लिखते रहना, तो कुछ आपको लिखना हो तो इंट्रोडक्शन आपको दो तरह से लिखना है। एक तो आप डिफाइन कर सकते हो किसी भी चीज़ का, और वो डिफिनीशन मतलब प्रॉपर स्पेसिफिक होनी चाहिए। जैसे तो अब इसमें करना कैसे, लेट सपोज ट्राइबल आपका एक थीम है, तो ट्राइबल पे आपके पास कोई अच्छी डिफिनीशन हो जो सोशियोलॉजी में होती है, वैसी कोई डिफिनीशन। आपको थिंकर का नाम नहीं याद रखना है। जैसे सोसाइटी की एक इसमें डिफिनीशन लिखी है कि सोसाइटी इज़ अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, तो सोसाइटी पे कुछ भी आएगा तो आप स्टार्ट कैसे करोगे कि सोसाइटी इज़ अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, ताकि वो आपको वेटेज देता जाए। उसके बाद आप कुछ लिखोगे। ट्राइबल डेवलपमेंट पे जो इस बार क्वेश्चन आया, तो आप ट्राइबल के लिए कुछ स्पेसिफिक लाइन लिखोगे, जो आपको जो 8.6 वगैरह तो सब लोग लिख रहे होंगे, आप पहले ट्राइब्स के कुछ वो लिखोगे जो स्पेसिफिक करेंगे आपको। और पिछले बार या पिछले बार हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैरेक्टरिस्टिक आप लोग जैसे कास्ट वगैरह की कैरेक्टरिस्टिक लिखे रहो, ऐसे ही ट्राइब्स की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है कि हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द ट्राइब, तो वो कैरेक्टरिस्टिक आपके पास हो। और ये एनसीईआरटी में है भी, तो और ये आपको चैट जीपीटी वगैरह पे मिल जाएगा। तो हमेशा टर्म्स पे आपकी कैरेक्टरिस्टिक बताओ, जो थीम है कि अगर कम्युनलिज्म वगैरह वैसे मैं करवा दूंगा, टॉपिक लिखवा दूंगा चीज़ें, लेकिन उस पर आपको टाइप्स क्या है कम्युनलिज्म के, उससे रिलेटेड क्या चीज़ें हैं वो आप एक बार लिख लो। तो ट्राई ये समझ में आया। पहला तरीका है डिफिनीशन। जैसे फैमिली, अगर कोई फैमिली पे हर बार क्वेश्चन आता है, तो फैमिली का स्पेसिफिक आपको डिफिनीशन याद हो, तो एक जगह लिख लो आप कि फैमिली का डिफिनीशन इसमें लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे नहीं दिख रहा है आपको, लिखना चाहो तो, कि फैमिली इस पे लिखा हुआ है कि फैमिली इज़ अ माइक्रोकॉस्म ऑफ सोसाइटी रिफ्लेक्टिंग इट्स वैल्यूज, ट्रेडिशन एंड कॉन्ट्राडिक्शन, तो एक ये लिख सकते हो। या इसी तरह एक जीपी मर्डॉक है, वो फैमिली का फंक्शन बताता है, तो आपको नाम नहीं याद रखना है, आप जीपी मर्डॉक का एक बार देख लो कि व्हाट काइंड ऑफ फंक्शन ही इज़ गिविंग, तो उससे आपको डेफिनेशन अच्छी लिखनी आ जाएगी किसी भी थीम पे। तो ये सोसाइटी के क्वेश्चन में एक तरीका होता है जब आप डिफाइन करोगे, ये समझ में आ गया। दूसरा तरीका जो जनरली हम लोग कर रहे हैं, दूसरा तरीका आप कॉन्टेक्स्ट जैसे जनरली लिखते हो कि करंट अफेयर आप लिखते हो और फैक्ट्स लिखते हो। तो जैसे ट्राइबल वाले क्वेश्चन में आप लोगों ने, जैसे इसने भी लिखा है 8.6 वाली बात, मोस्टली वो सब ने लिखा है, इसने भी लिखा है 8.6 वाली बात, तो वो आपके पास फैक्ट है कुछ, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ करंट अफेयर रिलेटेड भी चीज़ें हैं, जैसे कथुआ केस था या और कोई केस था, तो वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो वैसा कुछ केस लिख करंट अफेयर से आप रिलेट कर सकते हो। दूसरा तरीका ये हो सकता है। तीसरा तरीका इसी क्वेश्चन को लिखने का क्या हो सकता था, ट्राइबल डेवलपमेंट वाले को इसी क्वेश्चन को लिखने का एक तरीका हो सकता था, अगर आप हिस्ट्री से कोई चीज़ सोचो तो हिस्ट्री से इसमें ब्लॉक डायग्राम बनाया जा सकता था। भाई अलग अलग पॉलिसीज़ आई, तो 1950s के पहले कौन सी पॉलिसीज़ थी फॉरेस्ट को लेके, और उसके बाद कौन सी पॉलिसीज़ आई जो चेंज कर रही हैं ट्राइबल डेवलपमेंट को, ठीक है। तो ये आपको पता है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 जब आया, उसके बाद से ही इनको लैंड पे वो मिला है, मतलब दे आर गेटिंग सम काइंड ऑफ राइट। तो एक कम्युनिटी राइट होता है, एक इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट होता है। तो वो राइट आपको किससे मिला, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 से मिला है। उसके पहले तो बहुत एलिनिएटेड पॉलिसीज़ थी, ठीक है। तो आप जैसे इसका सोशियोलॉजी होगा उसने पढ़ा भी होगा कैसे पहले पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन चलती थी, और उसके बाद तो ट्राइबल पंचशील एक लिख लो, ट्राइबल पंचशील के 5 प्रिंसिपल हैं, तो वो पंचशील आपको ये पता होगा कि ट्राइबल पंचशील पहले क्वेश्चन आया भी है, तो आप ट्राइबल पंचशील के प्रिंसिपल इसमें लिख सकते हो। तो यही सब चीज़ें आपको बेसिक खोजनी होती हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको पहली बात। अब इस पे डायग्राम भी आप समझ गए कि इसमें डायग्राम इंट्रोडक्शन में कैसा बना सकते थे, कि एक ब्लॉक डायग्राम आप बनाते उसमें कुछ पॉलिसीज़ लिखते कि 1950s के पहले कौन सी थी और हाउ इट हैज़ एलिनिएटेड, फिर एक ब्लॉक डायग्राम बना के आप लिख देते कि जो 78 की शायद फॉरेस्ट वाली पॉलिसी है, और उसके बाद 2006 ने कैसे थोड़ा सा चेंज किया, विच इज़ प्रो ट्राइबल काइंड ऑफ पॉलिसी। तो ये आप कॉन्टेक्स्ट देके हिस्टोरिकल टाइप से इस तरह से इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। सिमिलरली यू कैन राइट सम कोट एज वेल, कि इस तरह का आप कुछ कोट यूज़ कर सकते हो वाइल इंट्रोड्यूसिंग और वाइल कॉन्क्लूडिंग। तो कॉन्क्लूजन में आप कोट चीज़ें तैयार रख सकते हो किसी पे, ये भी आप कर सकते हो कि ट्राइबल पे आपके पास कुछ कोट हो, या मैरिजेस पे यू कैन हैव सम डिफिनीशन एंड कोट, वो आप लिखे रहो। जैसे हम लोगों ने पिछले बार बात की हिस्ट्री में जो थिंकर्स की आप लोग अलग अलग करते हो, वही काम इसमें भी करना है। और ज़्यादा थीम्स है नहीं, मैंने आइडेंटिफाई जब की थी तो जब आप पकड़ोगे ज़्यादा थीम्स है नहीं, मुश्किल से 20 थीम होंगी जो
मतलब इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद आपको सोचना कैसे है, मान लो वहाँ तो क्वेश्चन नया आएगा, जैसे ये क्वेश्चन एक बार नया आ गया तो आप सोचोगे कैसे, जैसे ये पॉइंट तो थोड़ा सा स्पेसिफिक था, तो आप दो लेवल पे, जैसे पिछले बार हम लोगों ने बात की थी कैसे हम सोचेंगे, स्टेक होल्डर और पेस्टल अप्रोच से सोचेंगे जब मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन अगर जनरल टाइप का आएगा, ठीक है। तो आपको सोचना है कि पॉलिसी लेवल पे उस टाइम क्या चल रहा था, इकोनॉमी लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे, फिर आपको तब लोग याद आने लगेंगे, अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन याद आने लगेंगे और आप लिखना शुरू कर दोगे। वही काम आपको इसमें दो तरह से करना है, एक इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव आपको सोचना है, तो अलग अलग इंस्टीट्यूशन, जैसे सोसाइटी में अलग अलग इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं वो मैंने यहाँ लिस्ट किए हुए हैं। जैसे ट्राइबल एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, ट्राइबल एक इंस्टीट्यूशन है, फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है, सोसाइटी, इकोनॉमी, एजुकेशन, लीगल, कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी आपको लगता है कि इट इज़ अ काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन इन दिस पर्टिकुलर, वो भी थीम से आपको मिल जाएगा। तो उन इंस्टीट्यूशन से आप सोचो पहला। अभी मैं आपको सोच के इसमें मतलब आप लोगों को करवाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा कि वर्ड्स कैसे सोचोगे आप इस पे, ठीक है। तो पहले आपको सोचना क्या है कि दीज आर द इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव फ्रॉम वेयर यू कैन टेक सम पॉइंट्स, ठीक है, जहाँ से आप कुछ पॉइंट ले सकते हो। जैसे क्वेश्चन पूछा था ना कि ट्राइबल डेवलपमेंट इंडिया सेंटर अराउंड 2 एक्सिस, तो जब आप डिस्प्लेसमेंट और रिहेबिलिटेशन पे लिखो तो डिस्प्लेसमेंट में किस लेवल पे, क्या कल्चरल लेवल पे कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्या सोसाइटी लेवल पे उनका कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्या उनका कोई इकोनॉमी लेवल पे जैसे लिवलीहुड का इशू है तो इकोनॉमी लेवल पे उनको डिस्प्लेसमेंट में इशू आएगा, आप समझ रहे हो। तो अगर जब आप इशू सोचो या कोई वो सोचो तो आपको वो टर्म्स याद हैं इन लेवल पे, वो टर्म्स कैसे याद आएंगे वो आपको बताता हूँ। तो ये समझ में आया, ये आप मतलब लिखना तो क्या है, मैं आपको ये PDF दे दूंगा, तो ये समझ में आ रहा है। इस लेवल पे पहले आपको सोचना है किसमें, इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है। देन वी हैव टू थिंक ऑन दिस स्टेक होल्डर, अलग अलग फिर सोचो। तो ये भी एक तरीका है दूसरा कि आप अलग अलग स्टेक होल्डर पे सोचो। स्टेक होल्डर सोसाइटी में कौन कौन है उस पर आप देखो, जैसे यहाँ तो डायरेक्ट स्टेक होल्डर दिया हुआ है ट्राइब, लेकिन अगर आप इस तरह से जनरल कोई क्वेश्चन आ गया तो वहाँ पे अलग अलग, जैसे कास्ट वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था रिजिड और स्टैटिक, तो वहाँ स्टेक होल्डर अलग अलग है, कास्ट में एक ही तो स्टेक होल्डर है नहीं। देन इट इज स्टेक होल्डर काइंड ऑफ, इट कैन बी द चाइल्ड, इट कैन बी द फैमिली, तो अलग अलग स्टेक होल्डर पे भी आप सोच सकते हो कि व्हाट इज द इम्पैक्ट और एनीथिंग, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है। अब इसमें आपको क्या करना है, ऑल दीज थिंग्स व्हेन यू आर थिंकिंग कि सोसाइटी पे, कल्चर पे, जैसे हम लोगों ने सोचा कि सोसाइटी पे हम इसमें आप ट्राइबल में कोई पॉइंट सोच रहे थे कि कैसे सोशल डिसलोकेशन हो रहा है, सोशल डिसलोकेशन एक वर्ड है, तो उसमें फिर आप उसको फैक्टिफाई कर दो। जो भी आर्गूमेंट आप इसमें दे रहे हो या इसमें सोच रहे हो जवाब दिमाग से, उसमें कोई ना कोई फैक्ट आपके पास होना चाहिए, और वो कोई भी फैक्ट हो सकता है और बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा वो। किसी भी फैक्ट को आप मतलब 4-5 याद किए रहो, नहीं होगा तो आप किसी भी जिससे आप पढ़ते हो, जैसे मैं आप लोग को नोट्स अगर दिया तो उस नोट्स में से वो फैक्ट एक जगह लिख लो और उन फैक्ट्स को यूज़ करते रहो, ऐसा नहीं कोई नया ही फैक्ट लिखना है आपको, ठीक है। इसी तरह कुछ जजमेंट को आप यूज़ कर सकते हो जो आप इसमें लिख रहे हो, जब ट्राइबल रिहैब पे लिखोगे तो आपके पास कई सारी जजमेंट होगी, आप उन जजमेंट्स को लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको सोचना है कि हाउ इट इज़ गोइंग टू दिस। अब डेटा आप ये दो जगह से उठा सकते हो, एक NFHS से और एक PLFS से, तो आप इनके डेटाज यूज़ करो, मैरिजेस पे अलग अलग और जो थीम्स है उस पर इनके डेटा यूज़ करो, तो ये आपको एक फ्रेमवर्क दे देगा सोचने के लिए, ठीक है। अगेन आर्टिकल्स विच आर रिलेटेड टू दिस, इससे आर्टिकल कौन कौन से रिलेटेड है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेटेड जो जो आर्टिकल्स हैं, दिस ऑल्सो वी कैन कोट इन आवर पेपर 1, ठीक है। अब गवर्नेंस और सोशल जस्टिस, ये क्वेश्चन अगर सोशल जस्टिस वाले में आएगा तो आपको गवर्नेंस का पॉइंट ज़्यादा लिखना है, कुछ पॉइंट आप यहाँ से लिख सकते हो सोशल जस्टिस वाले से, ठीक है। तो वहाँ पे भी आप यहाँ से एक डायमेंशन उठा के डाल सकते हो, लेकिन आपको फिर वहाँ आर्टिकल्स पे, गवर्नेंस पे, पॉलिसीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है जब आप किस सब्जेक्ट में वो पेपर या क्वेश्चन आ रहा है। तो ये समझ में आ गया कहाँ कहाँ हम यूज़ करेंगे। और डायग्राम मैंने आपको बता दिया कि कहीं ना कहीं आप फ्लो चार्ट ट्राई करो, ब्लॉक डायग्राम, जनरली ब्लॉक डायग्राम यूज़ हो जाता है, ठीक है। मोस्टली जहाँ जहाँ आप करोगे ब्लॉक डायग्राम आपको यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम इस तरह से करेंगे। अब क्या क्या वो थिंकिंग एलिमेंट्स हैं जो आपको सोचने हैं जब आप इंस्टीट्यूशन पे, जैसे कल्चर है, सोसाइटी या अलग अलग इंस्टीट्यूशन पे सोच रहे हो बैठ के, या आप किसी स्टेक होल्डर पे जब आप सोच रहे हो एग्जाम में बैठे हुए हो, तो आप क्या सोचोगे उस पर उस टाइम, उस अप्रोच में, मतलब यू हैव टू थिंक ओनली पॉइंट्स रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर वर्ड। पॉइंट्स मतलब कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं, ठीक है। तो मान लो आपने ट्राइबल में पढ़ा और उसी के नोट्स बनाने होते हैं, जैसे ट्राइबल रिलेटेड क्या क्या कीवर्ड है डाल के एक जगह इस पर लिखे रहो, ठीक है, कि कौन कौन से कीवर्ड हैं जो ट्राइबल रिलेटेड है, ठीक है। इसी तरह कौन कौन से, और ये चैट GPT पे डालोगे मिल जाएगा आपको कि कौन कौन से कीवर्ड है, एक जगह लिखे रहो, ताकि जब रैंडम क्वेश्चन आए तो आपके पास वो लाइनें आपकी सही निकल रही हो, लाइन आपकी बेकार ना निकल रही हो, ठीक है। अब दोनों अलग अलग तरीके से आप सोच सकते हो कि मतलब इशू रिलेटेड कीवर्ड्स क्या हैं, पॉजिटिव कीवर्ड्स क्या है, निगेटिव कीवर्ड्स क्या है, करंट अफेयर में कुछ कीवर्ड्स चल रहे हैं इस तरह का, तो आप सोचोगे तो आपको लिखने आने लगेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो वही कीवर्ड्स मैंने जैसे इसमें लिखे हैं कि अगर कल्चर पे कोई क्वेश्चन है तो दीज आर द सम ऑफ द कीवर्ड्स,
कि कोई आप एसिमिलेशन, इसमें नहीं लिखा है एसिमिलेशन, आप लिख सकते हो कल्चर पे पॉजिटिव में, कॉन्टिन्यूटी ऑफ ट्रेडिशन पे लिख सकते हो, ठीक है। ये सोशियोलॉजी में थोड़ा बहुत आप पढ़ोगे। सेम काइंड ऑफ थिंग यू हैव टू थिंक इन गवर्नेंस एज वेल, कि गवर्नेंस और सोशल जस्टिस में जो आप कर रहे हो इसी तरह से सोचो उस पर्टिकुलर उस पर। तो वो कीवर्ड्स लिखे रहोगे तो आपको काम आएगा। जरूरी नहीं है कि ये सारे कीवर्ड ही काम आएंगे, जो आप लिखे रहोगे उसमें से बहुत सारी चीज़ें काम आ जाएंगी, ठीक है। अभी जब मैं ट्राइबल पे आपको पूछूंगा तो आपको पता लग जाएगा कि व्हाट काइंड ऑफ कीवर्ड्स डू यू हैव इन दैट पर्टिकुलर एरिया। तो मैंने तो कुछ लिखे हैं, जैसे कल्चर पे और भी डायमेंशन हो सकते हैं वेयर यू कैन हैव लॉट ऑफ कीवर्ड्स। तो एनसीईआरटी में पीछे ग्लॉसरी दिया हुआ है, उसमें भी आपको कीवर्ड सारे मिल जाएंगे। अगर आप एक बार बैठ के देखोगे तो उसमें सारे एनसीईआरटी में, जैसे पीएसआईआर जैसे पॉलिटी का आपको देखना है तो जो एनसीईआरटी का 11-12 का जो भी बुक है उसके पीछे सारा देख जाओ तो आपको सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे। तो वो रिफ्लेक्ट करना आसान होता है, ठीक है। जैसे अभी किसी ने तो पूछा कि रॉल्स, अच्छा एक स्टूडेंट तो उसने पूछा रॉल्स का क्या है, रॉल्स को आप कैसे यूज़ करोगे उसमें एथिक्स में। तो कीवर्ड जब आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस वर्ड आपके दिमाग में होगा तब तो आप लिख पाओगे, तो वो आप एक जगह लिखे रहोगे तब आपको याद आएंगे, नहीं तो आप याद ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरह से कीवर्ड आपको एक जगह लिखना है। बस मैंने आपको बताया कि मटेरियलिज्म, कंज्यूमरिज्म, ये सब आप लिख सकते हो लिखते टाइम। अब वो क्वेश्चन कैसे शेप होगा वो उस पर डिपेंड करेगा। बस मैं इस पर आपको बस लिख के दिखाऊंगा कि किस तरह से आप बना सकते हो अपना, ठीक है। जरूरी नहीं, जैसे सोसाइटी में वेस्टर्नाइजेशन, संस्कृताइजेशन, हम लोग पिछले बार एक बार कास्ट में मैंने आपको बताया था, एक होता है रोल, होता है स्टेटस होता है, ठीक है। तो लास्ट में अगर आप लोग बोलोगे तो मैं इस पर थोड़ा सा बता दूंगा क्या वर्ड है। जेंडर रोल, डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है। इंटरजनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट, जो इंटरजनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट होता है इस पे आप निगेटिव में सोच सकते हो। पॉजिटिव में कलेक्टिविज्म पे, सोशलाइजेशन पे, हाउ द इकोनॉमिक एंड इमोशनल सपोर्ट्स आर देयर फ्रॉम द फैमिली, तो उस पर आप सोच सकते हो, ठीक है। जैसे इस तरह का बेसिक क्वेश्चन आएगा, आपको कोई थिंकर याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको वर्ड्स पता हो कि क्या है उस वर्ड का मतलब बेसिक लाइन में क्या होता है, ठीक है। ये लाइफ चांसेस का मतलब क्या है, लाइफ स्टाइल का मतलब क्या है, तो आपको बस वर्ड्स पता होंगे, देन यू कैन रिफ्लेक्ट दोज थिंग्स इन योर पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। अब कंक्लूड करते टाइम ये जनरली इस वाले क्वेश्चन में कैसे कंक्लूड होगा, जैसे आपने नहीं लिखा उसमें, आपने देखो उसमें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कैसे लिख दिया, और इसकी कॉपी में आप जब अभी देखना तो इसने उसमें बाद में अलग लिखा है कि नहीं, एक ऐसा नहीं है कि केवल रिहैब और मतलब ये बोल रहे हैं ना 2 एक्सिस है, ठीक है, कि डज ट्राइबल डेवलपमेंट इन इंडिया सेंटर्ड अराउंड 2 एक्सिस, मतलब डस क्या ऐसा होता है कि मतलब इंडिया में जो इंडिया की जो भी डेवलपमेंट, ट्राइबल डेवलपमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो केवल डिस्प्लेसमेंट और रिहैबिलिटेशन तक है, तो नहीं ऐसा नहीं है, 2 पे तो है, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। देयर आर वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, तो वो भी आपको लिखना था कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, लीगल फ्रेमवर्क है, पेसा एक्ट है, अलग अलग चीज़ें हैं ना। तो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन, तो आपको पहले तो बताना है कि हाउ इट इज़ डोमिनेटिंग, ठीक है, और उसके बाद आपको बताना है कि मतलब मैं आपको एक बार डिस्कस करूँगा तो ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो वे फॉरवर्ड, तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा वो तीसरा वाला पॉइंट, एक काइंड ऑफ वे फॉरवर्ड, ठीक है। आप समझ रहे हो इस वाले क्वेश्चन में, 10 वाले में, जो अभी पहला इस बार ये 2025 का क्वेश्चन है, 10 नंबर का आया था, या जितने का भी आया शायद 15 का आया था। इवन यू कैन राइट दिस काइंड ऑफ कोट बेस्ड कंक्लूजन एज वेल, कि कुछ कोट आप याद कर लो हर थीम पे, वो आप कंक्लूड करते टाइम जब कुछ लिख रहे हो, आप वे फॉरवर्ड लिख रहे हो 3-4 लाइन में, और लास्ट की लाइन आपकी वो कोट हो, तो वो भी आपको एज दे देगी, ठीक है। और यू कैन यूज सम स्कीम्स, जैसे इस वाले क्वेश्चन में आप स्कीम्स भी यूज़ कर सकते थे, अलग अलग तरह की, एक जनमन या इस तरह की बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं, उन स्कीम्स को, ऐसे एकलव्य करके एक स्कीम है, हाँ, तो उन स्कीम्स को आप यूज़ कर सकते थे कि हाउ द गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग, और एसडीजी तो रहता ही है, लेकिन मोस्टली लोग एसडीजी से कर रहे होंगे, तो आप एसडीजी थोड़ा अवॉइड करके और चीज़ों से करो, ठीक है। तो एक फ्रेमवर्क समझ में आया सोसाइटी वाले क्वेश्चन पे। अब आप सोच के बताना इस वाले पे, पहले वाले पे क्या क्या वर्ड दिमाग में आ रहे हैं इसको लेके, जैसे ये क्वेश्चन है ट्राइबल डेवलपमेंट को लेके, ठीक है। तो अगर ट्राइबल डेवलपमेंट को लेके क्या क्या वर्ड है, मतलब आप बस सोशियोलॉजिकल वर्ड बताते जाओ, एक एक वर्ड। कल्चरल इंटीग्रेशन, एसिमिलेशन। हाँ, कल्चरल इंटीग्रेशन, एसिमिलेशन, और कोई रिहैबिलिटेशन इसमें दिख रहा है। और अगर फैमिली पे सोचा, इंस्टीट्यूशन वाइज सोचना, हाँ, इंस्टीट्यूशन वाइज सोचो, आप कल्चर वाइज सोचो, सर कंटिन्यूटी ऑफ ट्रेडिशन। हाँ, कॉन्टिन्यूटी ऑफ ट्रेडिशन, और क्या बोले थे, नहीं नहीं, स्पेसिफिक इससे सोचो आप। जैसे मान लो मुझे ट्राइबल डेवलपमेंट पे कुछ सोचना हो तो आप क्या सोचोगे, स्पेसिफिक वर्ड अगर देखा जाए, जैसे आप लोगों ने लिखा भी है कि रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी, तो रिहैबिलिटेशन डेवलपमेंट अगर आपको करना है तो एक वो है, मैंने आपको ट्राइबल पंचशील बता ही दिया, ठीक है। इसी तरह ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जो हैं उस पर आप सोचो, उस पर आप लिख सकते थे इसमें, ठीक है। सोशल एक्सक्लूजन, सोशल इंक्लूजन, ये सब वर्ड है, तो हाउ दे आर सोशली एक्सक्लूडेड, हाउ वी हैव टू इंक्लूड, तो ये सब वर्ड है। तो जब दिमाग में आपके आएंगे तब आप किसी रैंडम क्वेश्चन पे लिख पाओगे, मतलब एक तो आएगा स्पेसिफिक, एक आएगा रैंडम, तो आप रैंडम में कैसे लिखोगे, तो आप सोचो, तो आपको जब इस तरह से ट्राइबल सब प्लान करके एक है, ठीक है, और वो तो उसके कुछ कुछ पॉइंटर्स अगर आपको पता रहेंगे तो इससे आप लिख दोगे, ठीक है। 2-3 वर्ड, जैसे मार्जिनलाइजेशन एक वर्ड है, ठीक है, मार्जिनलाइजेशन चैप्टर ही है 6 में, वो आप वुमेन में भी आपको दिमाग में आना चाहिए, और किसी और चाइल्ड में भी आपको दिमाग में आए, किसी भी वनरेबल सेक्शन में आपको मार्जिनलाइजेशन याद आए, ठीक है। या एक्सक्लूजन, जो सोशल एक्सक्लूजन वर्ड आपको हमेशा याद है जब आप कुछ लिख रहे हो, ठीक है। लैंड डिस्प्लेसमेंट जो इनका वो है, ठीक है, लैंड एलिनिएशन,
ये भी आपको वर्ड याद आ सकता है किसी में भी, मतलब जहाँ पे आपको लगे कि डेवलपमेंट हो रहा है, तो लैंड एलिनेशन भी एक वर्ड है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करना है, खोजना, मतलब वर्ड्स की लिस्ट। तो कुछ वर्ड आप लिखे रहो, जैसे बॉन्डेड लेबर इज ऑल्सो वन ऑफ द वर्ड विच इज़ देयर फॉर देम। तो इस तरह से जब वर्ड्स लिखे रहोगे देन यू कैन हैव द थिंग्स, ठीक है। जैसे रिलेटिव डिप्राइवेशन भी एक वर्ड है, ठीक है, रिलेटिव डिप्राइवेशन, कल्चरल लैग, ठीक। और ये सब वर्ड वो नहीं है जो मैं कुछ आपको सोशियोलॉजी का बता रहा हूँ, इट इज़ रिटन इन एनसीईआरटीज़ में, सो दे विल एक्सपेक्ट दोज। ऐसा नहीं जैसे अगर इसका PSIR ऑप्शनल है तो इसको जो पता है वो हमें भी पता होना चाहिए, उसके जो एटलीस्ट एनसीईआरटीज़ वाले चीज़ें हैं, तो क्योंकि आपको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यू डू नॉट हैव टू थिंक ऑन द कि कौन बोलता है, बस आपको वो वर्ड्स बताओ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें एक वर्ड्स का एक लिस्ट बना लो, 15-20 वर्ड्स का हर टॉपिक पे, ताकि अगर कोई रैंडम क्वेश्चन आए तो आपको दिमाग में ध्यान आए, ठीक है। तो ये एक फ्रेमवर्क पता लग गया आपको कैसे लिखना है इसको, ठीक है, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा। जैसे अर्बन डेवलपमेंट वाला भी क्वेश्चन था तो उसी से था, वो क्या था, माइग्रेशन पे ज़्यादा फोकस था, इनफॉर्मल वर्कर्स पे था। तो इनफॉर्मल वर्कर्स आर ऑल्सो वही सोशल एक्सक्लूजन या इस तरह का उनको, मतलब अगर आप सोशल एक्सक्लूजन देखोगे तो कोई भी पॉलिसीज़ हैं दे आर नॉट, जैसे स्ट्रीट वेंडर को तो नहीं इंक्लूड किया जाता है भाई। यहाँ पे अभी आप देखो फुट, वो क्या एक वो बन रहा है जो फुट स्टेप बना रहे हैं, तो दे आर नॉट थिंकिंग ऑन द दोज स्ट्रीट वेंडर्स। ऐसी कोई पॉलिसी तो नहीं कि उस पर सोचा, तो एक्सक्लूजन होगा ना उनका, उनकी अर्निंग कहाँ जाएगी, उनके लिवलीहुड पे फ़र्क पड़ेगा। तो वो चीज़ आपको सोचना पड़ेगा जब उनके ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाए, और उसी के उन्हीं वर्ड के इन एंड अराउंड कोई भी पॉलिसी बनती है। तो कभी कभी क्या होगा, रैंडम कोई पॉलिसी आ जाएगी जिसके बारे में आपको पता नहीं होगा। जैसे मान लो एक बार आया था 2016 में क्वेश्चन चाइल्ड रिलेटेड किसी पॉलिसी पे, तो यू कैन नॉट थिंक कि व्हाट काइंड ऑफ, आप कोई पॉलिसी है, आप ब्यूरोक्रेट हो तो आप क्या करोगे, उन्हीं वर्ड के इन एंड अराउंड जो वर्ड्स हैं कि चाइल्ड को लेकर एक्सक्लूजन पे कुछ किया होगा, तो आप फिर वर्डिंग से लिख सकते हो लाइन, अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा है तो, क्योंकि स्पेसिफिक किसी को याद नहीं रहेगा अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है। जनरली नहीं, आप हर पॉलिसी याद तो करके आप लोग बैठोगे नहीं। जैसे हॉर्टिकल्चर मिशन पे आ गया तो अब याद थोड़ी ना करके बैठोगे कि हॉर्टिकल्चर मिशन में क्या है। तो मैंने बताया था इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के कीवर्ड्स उठा लो आप, और वो उठा के आप लिख दो बस हॉर्टिकल्चर से जोड़ जोड़ के, ठीक है। तो ऐसे आपको सोचना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, कुछ तो आएंगे जो हम लोग थीम्स पढ़े रहेंगे, लेकिन कुछ इस तरह के आएंगे जो वो रहेंगे, ठीक है। तो इसका पार्ट समझ में आ गया, पार्ट तोड़ना समझ में आया। जब भी डू और डस से किसी में क्वेश्चन आए, दूसरा व्यू आपके पास हमेशा होना चाहिए। इससे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा हो, दूसरा व्यू आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो आप समझ गए ना उसमें आपने क्या गड़बड़ किया हुआ है। तो इसमें लिखा है कि भाई ट्राइबल डेवलपमेंट इन इंडिया सेंटर अराउंड 2 एक्सेसेस। तो पहला डिस्प्लेसमेंट, आपको एक हेडिंग डालनी है कैसे, और रिहैब। आप शुरू कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन को कि आपने जैसे वो डेटा दे दिया और उसके अलावा आप कुछ कोड्स वगैरह, या अगर आप, मैंने बताया कि आप इसमें ऐसे ऐसा बॉक्स बना दो, ठीक है, और वहाँ पे पॉलिसीज़ लिख दो कि हाउ द पॉलिसीज़ हैज़ इवॉल्व्ड एंड इट हैज़ लेड टू द चेंजेस, ठीक है। 1978 तक शायद इट वॉज ऑन द बेसिस ऑफ आइसोलेशन, तो वो बहुत हद तक दे वर एलिमिनेटेड फ्रॉम द सोसाइटी, उनकी ज़मीन ले ली जाती थी, दे वर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ कंपनसेशन ऑन दैट, ठीक है, उनका कोई राइट्स नहीं था, ठीक है। अब इंडिया व्हेन आपको इसको हिस्टोरिकल, जब आप शुरू भी इसको ऐसे कर सकते थे कि जब इंडिया शुरू हुआ तो मतलब इंडिया जब इंडिपेंडेंस जब हमको मिली तो उसके बाद वी हैव फोकस्ड ऑन द डेवलपमेंट इटसेल्फ एंड द एरियाज विच आर रिसोर्स रिच, और जहाँ पे आपको रिसोर्स रिच चीज़ें मिलती हैं और वेयर यू हैव टू मेक द डैम्स और समथिंग, दोज एरियाज आर डोमिनेटेड बाय द ट्राइबल्स ओनली, ठीक है। तो इट वाज इनइविटेबल था, मतलब वो कि अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो यू हैव टू डू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट करके एक सोशियोलॉजी में आप लोग के टॉपिक भी है, ठीक है। तो डेवलपमेंट अगर आपको करना है तो डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा, एंड रिहैब जो आप कर रहे हो, रिहैब एज अ स्टेट, इट इज़ अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द स्टेट, ठीक है। कि जब वो अलग अलग वो हो रहा था भाई, तो अब उनको रिहैब तो आप दोगे, अगर रिहैब सही से दे दिया गया हो या दे दिया जाए देन इट इज़ नॉट एनी इशू, तब कोई इशू नहीं है, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि वो कैंपा फंड बनाया गया, तो कैंपा फंड से क्या कर रहे हैं, इफ़ दे आर टेकिंग एनी काइंड ऑफ फॉरेस्ट लैंड, कोई लैंड ले रहे हैं, इफ अगर कोई इंडस्ट्री आप लगा रहे हो तो वो पर्टिकुलर फंड यूज़ किया जा रहा है फॉर एनी अदर, फॉर द सेम काइंड ऑफ, कि आप अलग कहीं पे पैचेस बना सकते हो, इस तरह का है। तो उस फंड्स का ये लोग वो मतलब सो दे आर डूइंग द डिस्प्लेसमेंट, सो इन द नेम ऑफ रिहेबिलिटेशन द कैंपा फ्रेमवर्क इज देयर, ठीक है। आप समझ रहे हो। तो इस तरह से अगर आप डैम हटाओगे, डैम बनाओगे तो उनको रिहैब करने का हो, जैसे कोल इंडिया अगर है, कोल इंडिया अगर कहीं पे मतलब एक्सट्रैक्ट करता है कोई भी वो एरिया, मिनरल रिसोर्स जो भी है, सो दे आर कमिटिंग की 1 जॉब पर फैमिली दे हैव टू गिव, ठीक है। तो 1 जॉब पर फैमिली वो देते हैं, तो ये रिहैब कर रहे हैं, आप समझ रहे हो। बट इट इज़ नॉट सेंटर्ड बिकॉज इंडिया वॉज डेवलपिंग एंड द पॉलिसीज वर टिल्टेड टुवर्ड्स द डेवलपमेंट, जब शुरू हो रहा था और हमें करना था, दैट इज़ वाई द 2 एक्सिसेस वर देयर इनिशियली, बट आफ्टर 2006 वी हैव चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। तो इस तरह से आप पोस्ट इंडिपेंडेंस का फीचर देके आप इसको लिख सकते हो। तो
सोचो आप, मतलब कि जैसे पहला क्वेश्चन था ये उसी पेपर का है, आपके पेपर 1 का, तो क्या हमारे पास पोस्ट इंडिपेंडेंस से कोई वर्ड आ सकता है कि नहीं, तो उस तरह से आप सोच सकते हो, ठीक है। अब इसमें आपको जहाँ पे ध्यान देना है, तो डिस्प्लेसमेंट और रिहैब वाले में तो आप लोगों ने लिखा है, तो पोस्ट इसमें डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या लिख सकते हो अलग अलग, तो दैट वाज द स्ट्रक्चरल रियलिटी एट दैट टाइम, कि आपको करना ही था, तो उसमें आपको अलग अलग पॉइंटर्स देने हैं। जैसे डैम्स बनाए गए, तो जैसे सरदार सरोवर डैम बना, सो इट हैज़ डिस्प्लेस्ड अ लॉट ऑफ पीपल, तो वहाँ पे आप एग्जाम्पल दो, जो मैं बोल रहा हूँ कि आप कोई वो दो, फिर आप उसके पीछे एग्जाम्पल दे दो कोई जहाँ पे आप लिख रहे हो, ठीक है। तो ये जनरली इसने लिखा है उसमें अलग अलग एग्जाम्पल है। इवन मिनरल एरिया में यू कैन हैव कि जो नियामगिरी माइनिंग जो एरिया है, ठीक है, सो दैट इज़ ऑल्सो हैविंग, उसमें बॉक्साइट और मीका और ये सब था, तो उसमें क्या हुआ, जैसे जब फॉरेस्ट राइट एक्ट आया, तो यही एक रीज़न था जहाँ पे एक डोंगरिया करके, डोंगरिया कौन है ना शायद, वो ट्राई, तो दे हैव गॉट द राइट्स, ठीक है, तो वो फॉरेस्ट राइट एक्ट उनको वो करता है, तो जो अलग सा प्लांट बन रहा था, वेदांता थी शायद, तो उसको रोक दिया गया था, तो वो चीज़ आप एज ए एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हो कि इन द प्रोसेस ऑफ रिहेबिलिटेशन हाउ द things are there which are after the 2000 or 2006, what are the policies which is getting enacted in this, ठीक है। तो इसी तरह वाइल्ड लाइफ में, वाइल्ड लाइफ इफ़ यू आर मेकिंग, अब 1972 के बाद से शुरू हुआ ना सब वाइल्ड लाइफ और ये सब, ठीक है, इन्वायरमेंट की तरफ, देन अगेन द एरियाज वर डोमिनेटेड बाय द ट्राइबल्स, तो उनको मतलब दे वी वर काइंड ऑफ एक्सक्लूडिंग देम, ठीक है, हम तो उनके जैसे आप देखते हो कि उनको राइट नहीं मिलता है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का भी राइट बाद में मिलता है, ठीक है, तो रिहैब तो आपको करना पड़ेगा ना बाद में, तो अलग अलग बाद में कमिटीज़ जो बनी, जैसे एक जागा करके है और एक और कमेटी है ना, एक एनसी सक्सेना करके है, तो उनको उनको लिखा नहीं ना शायद आपने, एक एमसी मेहता केस लिखा था, नहीं तो कमेटी नहीं पढ़ा इस पर ट्राइबल पे, तो कमेटीज़ एक बार पढ़ लेना इस पर, एक माधव घाटगिल कमेटी वेस्टर्न घाट के लिए था। नहीं ट्राइबल स्पेसिफिक वही दो कमेटी हैं, एनसी सक्सेना है एक कमेटी और एक कमेटी है एक्स ए, ठीक है, ये दो कमेटी है जिन्होंने कुछ स्पेसिफिक चीज़ें बोली, ठीक है। जैसे जागा कमेटी क्या बोलती है कि भाई पुलिस एक्सेस नहीं होना चाहिए, एमपी में बहुत सारा ऐसा होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आपने लिया, अब उसको तो नहीं पता है वो क्या उठा रहा है, कौन उठा रहा है, ठीक है, उनके बेसिस पे उनके खिलाफ एक्ट लगा देते हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ पीवीटीजी, हाँ वही पी, हाँ ठीक है, तो उसको कर्व करने के लिए वो सारे एक्ट्स है, ठीक है। तो ये वाइल्ड लाइफ में भी देवर काइंड ऑफ, मतलब ट्राइबल्स को इनक्रोचर माना जाता है, मतलब देवर लेबल्ड एज इनक्रोचर, ठीक है, तो दीज वर्ड्स ऑल्सो यू कैन यूज़, और कुछ जगह पे आप जैसे टाइगर रिजर्व्स का नाम भी लिख सकते हो कि कहाँ कहाँ पे, जैसे कान्हा वगैरह और नागर होल, इस तरह के जब टाइगर रिजर्व्स बनाए गए, तो पूरे विलेज को इन लोगों ने रिलोकेट किया, वहाँ के विलेज को, जैसे एक डैम वहाँ पे चल रहा है ना, वो कौन सा एक डैम भी तो, अरे वो जो कनेक्शन लिंक बन रहा है एमपी में, एक लिंक है ना वो केन बेतवा, तो उसमें भी बहुत सारे एरियाज़ हैं विच आर कमिंग इन दैट, और वहाँ से भी ये रिलोकेशन करना पड़ रहा है, हाँ वो कोर जोन, तो ऐसा आप लिख सकते हैं इसमें वाइल्ड लाइफ में, तो बट डेवलपमेंट इज़ देयर, वो सोचे नहीं थे, तो रिहेबिलिटेशन वाज द रिस्पॉन्स ऑफ इट, ठीक है। तो उसका इम्पैक्ट, जैसे एसीजेड वगैरह एरिया भी बना, तो उसी एरियाज़ में वो बना रहे थे, ठीक है, एसीजेड एरियाज़ हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं, तो वो भी इसी में बना रहे थे, ठीक है। तो इससे बहुत सारे फार्मर्स जो बीटल्स फार्मर्स थे, या जो उसके हनी और लैक के सब अलग अलग जो माइनर, हाँ, तो उस पर आप देखते हो ना अलग कैंपेन चल रहा है इस टाइम उसको लेके कि हाउ टू सेव दीज फार्मर्स, क्योंकि वो तो उसी पे वो करते थे। एंड केवल कितने हेक्टेयर का है इसमें फॉरेस्ट राइट एक्ट में, कितने हेक्टेयर का है, कितने हेक्टेयर का राइट दिया जाता है, मतलब कितना आप ज़मीन ले सकते हो उसमें, आप मान लो ट्राई हो तो 4, तो ये भी पढ़ लेना, ठीक है। आपको प्रूव करना पड़ता है 75 ईयर्स आपकी रही हो, 75 ईयर्स शायद है उसमें ना, 75 ईयर्स, तो वो सब देख लेना, फॉरेस्ट राइट एक्ट पे तो क्वेश्चन आता रहता है प्रीलिम्स में, ठीक है। तो ये हुआ। अब इन सब के इश्यूज़ क्या हुए, जैसे कैंपा में जो एफॉरेस्टेशन हो रहा था, दैट वाज नॉट डन ऑन द फॉरेस्ट राइट डेजिग्नेटेड लैंड, तो जो कल्टिवेबल लैंड होती थी ट्राइबल्स की, उन्हीं पे उस फंड्स को यूज़ कर लिया जा रहा था, ऐसा भी इशू चल रहा है, ठीक है। तो ये सब आप लिख सकते हो इशूज़ में, डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं उसका इशू, भाई आपने रिहैब किया, अब वो रिहैब तो सही से नहीं हो रहा है ना, तो इस वजह से इश्यूज आ रहे हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पैक्टिंग द फॉरेस्ट और लिवलीहुड और लॉस ऑफ लैंड, वॉट एवर, मतलब इंटरजनरेशनल पावर्टी बनी हुई है उनकी, ये सारी चीज़ें उनकी डिस्प्लेसमेंट से इम्पैक्ट हो रही हैं, ठीक है। अब रिहेबिलिटेशन में एक पॉलिसी आप लिख लो, नेशनल रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी, ठीक है, अगर नहीं है तो आप ये लिख लेना कि स्टेट का रिस्पॉन्स था रिहेबिलिटेशन का, ठीक है, तो नेशनल रिहैब एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी थी, उसके कुछ कुछ पॉइंट्स हैं कि लिवलीहुड पे दे हैव टू ट्रेन, अगर आप रिहैब कर रहे हो किसी को, तो एज अ स्टेट हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ट्रेन द ट्राइबल पॉपुलेशन, ठीक है, उनको ट्रेन करना पड़ेगा कि जहाँ पे आप उनको ले जा रहे हो, ठीक है। रीसेटलमेंट कॉलोनीज़ बनाने का प्रोविज़न है उसमें, तो ये सब हुआ नहीं है, बस मैं आपको पॉलिसी का वो बता रहा हूँ, तो हो सकता है एक पॉलिसी पे आ जाएगा तो 2-3 पॉइंट्स आपको पता हो कि मतलब लिवलीहुड ट्रेनिंग, रीसेटलमेंट कॉलोनीज़, कम्युनिटी लेवल पे कोऑपरेटिव बनाने की बात की गई है, ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं अभी तक हुआ है। इसमें हुआ है एक जगह महाराष्ट्र में कहीं हुआ है,
तो कुछ कुछ का ऐसा देख लेना कि कहाँ पे इस तरह से बन रहा है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन की बात है, बट दे आर नॉट फॉलोइंग दोज थिंग्स, ठीक है। सिमिलरली लिवलीहुड रिस्टोरेशन में जैसे मैंने कोल इंडिया का आपको बता दिया, एक जॉब पर डिस्प्लेस्ड फैमिली उनको देना है, बट दे आर प्रॉमिसिंग बट दे आर डिलेइंग, ठीक है। वो प्रॉमिस कर देते हैं लेकिन मिलता नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं कि मिल जाता है। फॉरेस्ट राइट एक्ट में दो तरह के आपको मैंने राइट बता दिए, इंडिविजुअल और कम्युनिटी, ठीक है। ये दोनों राइट याद रखना, लिखने में आपको काम आ जाएगा। और ग्राम सभा का रोल होता है ऑन द मतलब वो लैंड किसकी है वो ग्राम सभा अल्टीमेटली डिसाइड करती है, ठीक है। तो उसमें ये जो डोंगरिया कोन करके एक ट्राइब है, दे हैव वीटोड अगेंस्ट द वेदांता माइनिंग वाला जो प्रोजेक्ट चल रहा था, ठीक है। तो उस पर अलग अलग गाने बनाए थे इन लोगों ने, मैंने देखा था। तो खैर वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रिएशन में जो बात कही गई है नेशनल रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट में, इफ़ यू आर मेकिंग एनी डैम, अगर ये लोग कोई डैम बनाते हैं एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, सो न्यू टाउनशिप हैज़ टू बी क्रिएटेड, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ टू बी क्रिएटेड, लेकिन ये सब होता नहीं है, ठीक है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है इश्यूज़ इसके लिए, ठीक है। अब हाउ बियॉन्ड दीज टू एक्सिसेस अदर थिंग्स व्हाट वी आर डूइंग, सो अदर थिंग्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स कि फिफ्थ आपको वो पता है, फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल, ठीक है। तो ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी किस में बनती है? ट्राइबल एडवाइजरी एक काउंसिल बनती है और एक और बनती है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑटोनॉमस, हाँ गुड, और ट्राइबल फिफ्थ में बनती है, ठीक है। तो ये सब भी ध्यान रखना कि आप किस में कौन सी बनती है, ठीक है। तो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वो सिक्स शेड्यूल सब पे नहीं लगता है, ये भी पता होगा, ठीक है। इसके अलावा पेसा एक्ट है, पेसा एक्ट में आपको पता है ग्राम सभा के पास पावर होता है फॉर द लैंड एक्विजिशन, वो अप्रूवल ग्राम सभा का आना चाहिए, तो ये भी ध्यान रखना आप, ठीक है। सो दिस इज हाउ, एंड देयर आर टू कमिटीज़ वेयर यू कैन राइट द थिंग्स, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, इसके अलावा आपको क्या क्या करना है, तो एक आप लिखो ट्राइबल कॉरिडोर्स बनाना चाहिए, ठीक है। लिख लो ये चीज़, ट्राइबल कॉरिडोर्स, ठीक है, ठीक है। मतलब पता हो एरिया ऑफ पैचेस, तो एक जब आप पढ़ोगे मतलब सोशियोलॉजी में तो है वो कि ट्राइब्स को डिफाइन करना ट्राइब्स को मुश्किल क्यों है, बिकॉज दे आर लिविंग इन द पैचेस, तो उनका कोई होमोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक जैसा नहीं है, तो आप डिफाइन नहीं कर सकते। सम ट्राइब्स आर हैविंग द लैंग्वेज और आइडेंटिटी इशू, तो उसके बेसिस पे आप नहीं बता सकते, कुछ लोग कम लैंग्वेज बोल रहे हैं, कुछ ऐसी ट्राइब्स हैं जो लैंग्वेज तो उनकी बहुत मतलब वाइड स्प्रेड है बट स्टिल दे आर फेसिंग इशू, तो वी हैव टू मेक ट्राइबल कॉरिडोर्स। एक आप ये लिख सकते हो मतलब वे फॉरवर्ड टाइप का। एक आप लिख सकते हो कि वी हैव टू अडॉप्ट फ्री प्रायर एंड इन्फॉर्म कंसेंट इन ऑल प्रोजेक्ट, ठीक है। हर प्रोजेक्ट में आपको क्या चाहिए, फ्री प्रायर एंड इन्फॉर्म कंसेंट, ठीक है, ठीक है। और इनका जो ट्राइफेड वाला काम है वो भी आप लिख के कंक्लूड कर सकते हो। ट्राइफेड करता है ना, दे आर प्रोवाइडिंग द वैल्यू चेन, मतलब सप्लाई चेन दे रहा है एक तरह से, अलग अलग तरह के फेयर कंडक्ट किए जाते हैं स्टेट से, ठीक है। तो वो चीज़ें आप लिख सकते हो इसमें लास्ट में, ठीक है। अब आते हैं सेकंड या थर्ड, पहले थर्ड पे आते हैं। थर्ड वाले में लिखा नहीं है आप लोगों ने कुछ, थर्ड वाले में बहुत कुछ लिखवाना है तो लिख लो एक बार। अर्बनाइजेशन और अर्बनिज्म, एक बार वर्ड लिखो आप, अर्बनिज्म और अर्बनाइजेशन दोनों में अंतर पढ़ लेना, ठीक है। तो ये तो मैंने लिख दिया पहला वाला, दूसरा भी हम डिस्कस करते हैं, दूसरे में कुछ है नहीं, केवल इश्यूज़ आपको पता होने चाहिए कि अलग अलग इश्यूज़ उस एक्ट को लेके क्या है, ठीक है। तो अर्बनाइजेशन और अर्बनिज्म अंतर पता है? सुमित बताओ एक बार पढ़ के तब तक। अर्बनाइजेशन क्या होता है, अर्बनिज्म क्या होता है? अर्बनाइजेशन तो प्रोसेस ऑफ अर्बन सेटलमेंट और अर्बनिज्म आपको पता है? आपको पता है अंकित? नहीं नहीं, विचारधारा जैसा नहीं है। उसको डेवलप करना या फिर सर अर्बनिज्म वो होगा जैसे लाइफस्टाइल और मतलब कैसे रहते हैं। हाँ हाँ, और अर्बनाइजेशन प्रोसेस है, ठीक है। तो यूएन हैबिटेट का एक बार देखना, यूएन हैबिटेट का इस पर डिफिनीशन है, ठीक है। स्लम वगैरह पे भी कभी डिफिनीशन है, तो यूएन हैबिटेट का अलग अलग डिफिनीशन है। अब ये क्वेश्चन एक बार आप बताओ, आप कॉपी में तो बहुत लिख दिया आपने वेग, तो बोलना क्या चाह रहा था? शुरू तो आपने ठीक लिखा है, जैसे आपने लिखा है कि कैसे माइग्रेशन हो रहा है, आपने क्या लिखा है उस पर? अच्छा देखो आपने डेटा नहीं दिया है, ठीक है। इसने देखो डेटा दिया है, इसने पुश फैक्टर, पुल फैक्टर और एनएफएचएस का कुछ डेटा दे दिया है, ठीक है। तो ये इसका ठीक हो गया, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अभी आपने देखो लिखा है चैलेंजेस फेस्ड बाय द इनफॉर्मल वर्कर, तो ये तो पूछा नहीं गया। अब आप बताओ क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन, आप ही बताओ, एक बार पढ़ो आराम से, बताओ कि क्या पूछ रहे हैं।
हाँ, किन दोनों को, माइग्रेंट पॉपुलेशन और इनफॉर्मल वर्कर को। तो आप चैलेंजेस तो नहीं पूछ रहे हैं, तो 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप चैलेंजेस तो नहीं लिखोगे उसमें, तो कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, मतलब कि अर्बन प्लानिंग पॉलिसीज़ में दे आर नॉट इंक्लूडेड, तो क्यों, ऐसा कहाँ आपको दिखता है, बताओ, ऐसा कहाँ लगता है कि वो चीज़ें नहीं है, मतलब स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्या है? जैसा भी आपने स्ट्रीट वेंडर्स वाला बताया, हाँ हाँ सर 80% ऑफ इंडियन लेबर फोर्स इज इनफॉर्मल, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम जो हाँ हाँ और इनफॉर्मल मतलब द फॉर्मेशन ऑफ न्यू लेबर फोर्स, गिग इकोनॉमी और ये, तो इससे फॉर्मलाइजेशन, तो गिग इकॉनमी का मतलब इंक्लूजन वो नहीं है, मतलब आप ऐसा बोल रहे हो? बस फॉर्मलाइजेशन ऑफ गिग इकोनॉमी नहीं है। हाँ, तो राजस्थान का एक एक्ट है, वो पढ़ लेना आप, उनको मतलब गी इकॉनमी को बहुत अच्छा दे हैव प्रोटेक्टेड, आई डोंट नो द एग्जैक्ट मतलब उसमें डिटेल क्या है, लेकिन राजस्थान हैज़ इनएक्टेड अ एक्ट फॉर गी इकॉनमी वर्कर। तो उन लोगों ने क्या किया है, मतलब जैसे दे हैव मैप्ड द सिटीज़, अगर आप जैसे भाई आप स्टेट हो, आप उसके सीएम हो, तो आप मैप करो, आपको पता हो कि इनफॉर्मल वर्कर्स और माइग्रेंट पॉपुलेशन किन पैचेज में आती हैं ज़्यादा, हर जगह तो नहीं आ रही होगी पूरे सिटीज़ में। अकॉर्डिंगली यू हैव टू मेक योर अर्बन प्लानिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्बन प्लानिंग पॉलिसी, ठीक है, यही करना पड़ेगा। जैसे दिल्ली में पता होगा इन लोगों को कि कहाँ पे माइग्रेंट ज़्यादा आते हैं, किस एरिया में, एंड वेयर द इनफॉर्मल वर्कर्स आर देयर, तो आपको पता होगा वहाँ पे आप वो करो। और हर जगह तो आप बनाओगे नहीं इनफॉर्मल वर्कर के रहने के लिए या उनकी मोबिलिटी के लिए, हर चीज़ें तो आप करोगे। तो इन लोगों ने क्या किया, दे हैव फाउंड दैट कि शायद राजस्थान में जो गी इकॉनमी वर्कर हैं वो ज़्यादातर ये कैब ड्राइवर्स हैं, मतलब, तो दे हैव प्रोवाइडेड सम सेटलमेंट फॉर देम, तो वो उस एक्ट में मैंडेटेड है। अब ऐसा कुछ लीगल फ्रेमवर्क नहीं है, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है, तो अर्बन पॉलिसीज़ आती हैं अलग अलग पॉलिसी, जैसे यहाँ की आप देखोगे तो दिल्ली की एक पॉलिसी है, ठीक है, जैसे दिल्ली का एक प्लान है, मतलब वो मैं अभी लिखवा भी दूंगा, दिल्ली का एक प्लान है 2041 को लेके एक प्लान है, तो दे हैव प्रोवाइडेड कि 24/7 हम ओपन कर सकते हैं और माइग्रेंट पॉपुलेशन को विल बी गिविंग शेल्टर्स और दोस थिंग्स, लेकिन वो अभी नहीं, इन लोगों को दे हैव नॉट मेक एनी काइंड ऑफ डेटा ऑन दिस, ठीक है, वो अमरूद भारत और स्मार्ट सिटीज, हाँ, इसमें भी कहाँ है, इंक्लूसिव नहीं है ना वो, और यही इसी को बोला जाता है फिक्स्ड, वो एक वर्ड है, मतलब इसको बोलते हैं, मतलब रिजिड जोनिंग है ये, ठीक है, रिजिड जोनिंग है। रिजिड जोनिंग का मतलब जैसे मान लो कोई सोसाइटी बनती है, अब उस सोसाइटी में दे आर नॉट थिंकिंग ऑन द इनफॉर्मल वर्कर्स, वो आपने जोन कर दिया अलग, ठीक है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हो तो होता है ना, अलग अलग सोसाइटीज़ बन जाती हैं एक पैचेज में, अब वहाँ तो वो लोग रह रहे हैं जिनके पास पैसा है, हु कैन अफोर्ड इट, लेकिन जो बाहर स्ट्रीट वेंडर या वो सब, तो रिजिड जोनिंग है। सो वी डू नॉट है, मतलब बिकॉज ऑफ दिस प्लानिंग, जैसे आप देखोगे कि अलग अलग जो वो बनते हैं, मतलब यही लोग वो करते हैं, मतलब जैसे सबब्स बनते हैं जो, नहीं, जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं हर जगह की, दे आर मेकिंग द प्लान्स फॉर अर्बन एरियाज़, जैसे नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी है मान लो, ठीक है, तो वहाँ पे उन लोगों ने प्लान बनाया कौन से एरिया में वो होगा, कौन से एरिया में डेवलपमेंट होगा, तो आप जोनिंग कर दे रहे हो ना, लेकिन एक्टिविटीज़ सारी वहीं हो रही हैं, उसी इन एंड अराउंड एरिया के अराउंड ही आपके इनफॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, सो यू आर नॉट प्रोवाइडिंग द सेटलमेंट्स फॉर देम, ठीक है, तो रिजिड जोनिंग से मिक्स्ड यूज लिवलीहुड इम्पैक्ट होता है, ठीक है, तो वॉट एवर प्लानिंग कोड्स दे आर हैविंग, दे आर मेकिंग अ सेपरेशन फॉर रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एरियाज, ऐसा होता है कि जैसे ये जगह है ये रेसिडेंशियल के लिए यूज़ नहीं हो सकती, तो रात में तो इसका कोई काम नहीं है इस जगह का, तो अगर हम मिक्स्ड यूज़ प्लानिंग करें फॉर द लिवलीहुड ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेस, लेट सपोज, तो यूज़ हो सकता है इस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर का, ऐसे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए हैं जो केवल रेसिडेंशियल के लिए हैं, वहाँ पे आप कुछ वही नहीं कर पाओगे, मतलब कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर पाओगे, जैसे इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, दे कैन नॉट ऑपरेट समथिंग फ्रॉम देयर होम, मान लो मैं चाहूँ कि मेरा घर है, ठीक है, और मैं 2 3 4 5 कमरा है अगर मान लो, आई कैन नॉट ऑपरेट समथिंग कॉमर्शियल फ्रॉम देयर, तो वैसा देना पड़ेगा ना आपको, क्योंकि फिर से मुझे जाके कहीं काम करना पड़ रहा है, कुछ करना पड़ रहा है, तो मिक्स्ड यूज लिवलीहुड्स आर नॉट देयर फिक्स्ड, जब भी आप कोई प्लान देखोगे इस तरह के एरियाज़ में अलग अलग वो किया जाता है, ठीक है, तो जैसे डीडीए या अलग अलग तरह के फ्लैट्स होते हैं ना, सो दोस काइंड्स ऑफ फॉर द इसके लिए केवल लिवलीहुड के लिए वो है, रेसिडेंशियल के लिए, कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ कैन नॉट बी डन ऑन दैट, ठीक है, तो माइग्रेंट्स, मतलब माइग्रेंट्स को एक्सक्लूड किया जाता है इन सब चीज़ों में, अलग अलग उसमें। अब इनको इश्यूज़ क्या क्या है इनफॉर्मल वर्कर्स में, अर्बन प्लानिंग में क्या क्या इशू है, जोनिंग वाला तो एक इशू है ही जो आपको पता है, जैसे एक वेंडर करके एक्ट भी आया है, ठीक है, उसमें भी वेंडिंग जोन बनाने की बात की गई है कि अलग एक जोन बनाया जाए, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है वहाँ पे, लेकिन अगर आप ये चांदनी चौक वाला मार्केट देखोगे वो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड है, तो वहाँ पे वो सारा मोस्टली इनफॉर्मल है बहुत सारे वहाँ पे, बट इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, वहाँ पे मतलब बिकॉज दे आर नोइंग कि वहाँ पे अलग अलग तरह के इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा ऑर्गेनाइज है, वहाँ पे इस तरह से नहीं चलेगा कि कुछ भी वो चलने लगेगा, ठीक है, सो व्हाट वी हैव टू डू, आपको ये समझ में आया कि अर्बन प्लानिंग को लेके इश्यूज़ क्या हैं, अलग अलग क्या स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं, rather than organization of informal, we have to formalize the informal sectors, formalization of informal sector, वो तो कभी हो ही नहीं सकता ना, ई-श्रम पोर्टल, और इसमें ई-श्रम पोर्टल में नहीं तो ऑर्गेनाइज करके क्या करोगे आप बताओ, सर बहुत सारे पर्क्स होते हैं, जैसे रिटायरमेंट पर्क्स और
पेंशन प्लान्स ईस्टर्न पोर्टल में मिलते हैं या आयुष्मान भारत से इंटीग्रेशन हेल्थ कवरेज, तो ये सब तो हो ही रहा है मतलब थोड़ा बहुत। मतलब और मोर फॉर्मलाइजेशन ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर रादर देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर। तो पूरा फॉर्मलाइज मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि जब मान लो आप माइग्रेंट हो, लेट सपोज मैं माइग्रेंट हूँ, मैं आया बिहार या यूपी से कहीं से, मैं सीजनल भी तो हो सकता हूँ, मैं यहाँ आऊँगा सामान बेच के चला जाऊँगा 6 महीने बाद अपना जो भी मुझे काम करना है। तो ऐसे भी तो बहुत सारे लोग हैं, तो उनको कैसे आप वो करोगे? ऐसा तो है नहीं उनके रहने का कोई जगह, उनके उसका कोई जगह, या मान लो अगर वो रह रहे हैं उस तरह के एरियाज़ में, ठीक है, तो उस तरह का तो कुछ नहीं है ना। मतलब वी डू नॉट हैव एनी पॉलिसी फॉर द काइंड ऑफ मतलब सीजनल जैसा वो है। वो जो आप बता रहे हो ई श्रम वाला, वो है कि हाँ उनको एक कार्ड मिल जाएगा एंड दे विल बी हैविंग सम सोशल सिक्योरिटी। वो तो एक सोशल सिक्योरिटी का एस्पेक्ट आ गया जो आप बताएं। लेकिन उसके अलावा अगर देखा जाए तो अर्बन प्लानिंग जो है, जब अर्बनाइजेशन होता है, जब अर्बन प्लानिंग होती है, उसमें दे आर नॉट एनीवेयर, वहाँ पे नहीं सोचा जाता है। जब बनता है कुछ भी तो माइग्रेंट्स के लिए कुछ भी नहीं सोचा जाता है, ठीक है। बट अल्टीमेटली द सिटीज़ लाइक मुंबई, दिल्ली या बैंगलोर कोई भी है, वो फेस करेगी ही ये सब इशू, ठीक है। वहाँ पे तो हमेशा माइग्रेशन होगा, सीजनल माइग्रेशन भी होगा, इनफॉर्मल वर्क भी वहीं होंगे क्योंकि वहीं पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वहीं पे इनफॉर्मल ज़्यादा वेंडर्स और ये सब काम करेंगे। तो लैंड यूज़ पे फोकस करना पड़ेगा मतलब इसमें ज़्यादा। तो जो मैंने आपको बताया कि रिजिड जोनिंग जो है, ये समझ में आ गया। रिजिड जोनिंग का मतलब कि रेसिडेंशियल अलग है, इंडस्ट्रियल अलग है और कॉमर्शियल अलग है। आप अलग अलग एक्टिविटी नहीं कर सकते वहाँ पे, हर तरह की एक्टिविटी नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं रिजिड जोनिंग। तो जब भी कोई प्लान बनता है किसी भी सिटी का, उसमें रहता है ये सब, ठीक है। जैसे आप देखोगे हर सिटी में बाहर वाला कोई एरिया होगा जो इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए ही होगा, बस ऐसा जनरली हर जगह पे होता है, मतलब मेरे वहाँ ऐसा है। हाँ, तो वो जनरली इस तरह का होगा कि दैट इज़ ओनली फॉर द इंडस्ट्रियल थिंग्स, वहाँ पे कोई और काम नहीं हो सकता, ठीक है। सो माइग्रेंट्स और द इनफॉर्मल लेबर्स दे आर इनविजिबल इन द पॉलिसी मेकिंग, जो मतलब प्रॉपर प्लानिंग हो रही है उसमें दे आर नॉट देयर, ठीक है। सो अब हमको करना क्या है, मतलब व्हाट वी कैन डू। तो पहली बात तो डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब द प्लान्स आर कमिंग फ्रॉम द अपर साइड, वो टॉप डाउन अप्रोच जो बोलते हैं आप लोग, ठीक है। तो 74th में जो आप देखते हो अलग अलग सब्जेक्ट, 74th अमेंडमेंट में जो 12th शेड्यूल है शायद, उसमें जो सब्जेक्ट है दैट सब्जेक्ट फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी, बट दे आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट। तो डिसेंट्रलाइजेशन हमें होने की ज़रूरत है फॉर द डेमोक्रेटिक प्लानिंग, पहला ये है। दूसरे में ये 2-3 चीज़ आप लिख लो, ये सब नहीं लिखा होगा आप लोगों ने कहीं। तो एक पहली बात तो वी हैव टू मिक्सड, मतलब एक ये जो जोनिंग वाली बात है, इवन इन द रेसिडेंशियल एरिया वी हैव टू मेक द मिक्सड यूज जोन्स, जहाँ पे कॉमर्शियल एक्टिविटी भी कर पाएँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे अभी आप देखोगे कि कभी वो क्या होता है, मतलब जो लोग आते हैं तो ये लोग अपना हटा लेते हैं ना, कुछ तो कमेटी वाले आ रहे हैं तो ये हटा लेंगे अपना। सो दे आर नॉट, बिकॉज दे आर नॉट देयर इन द मिक्सड यूज जोन्स। अगर इसको पहले से बताया गया होता कि ये मिक्सड यूज जोन है, आप कर सकते हो इस पर्टिकुलर टाइम से इस पर्टिकुलर टाइम तक, तो उनके लिवलीहुड पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो रेसिडेंशियल एरिया है क्योंकि ये तो दे आर कैटेगराइजिंग कि रेसिडेंशियल एरिया है, तो यहाँ पे तो ये सब काम होगा नहीं, तो इस वजह से मिक्सड यूज जोन्स की ज़रूरत है, ठीक है। इसी तरह वर्क क्लस्टर बनाने की ज़रूरत है जो होम बेस्ड वर्कर्स हैं, ठीक है। अलग अलग बहुत सारे होम बेस्ड, जो आपने किचन विचन का सुना होगा, अलग अलग तरह का क्लाउड किचन, तो वो वहाँ से भी चल सकता है, बट अननेसेसरली दे हैव टू टेक सम पर्टिकुलर प्लेस फ्रॉम वेयर दे हैव टू ऑपरेट, और फिर बंद हो जाता है, ठीक है। जैसे जो टिफिन लाता था मेरा, वो यही होता, वो बंद हो गया तो नहीं कर पा रहा था, दवाई पैसा भी चाहिए इसके, ठीक है। इसी तरह स्ट्रीट मार्केट कॉरिडोर्स बनाने की ज़रूरत है जो वहाँ पे है, जो मैंने आपको बताया कि उस एरिया में है, अपने लाल किला के सामने वाला जो एरिया है, ठीक है। तो हाँ, वो चांदनी चौक वाला तो उसमें है, ठीक है। सिमिलरली वी हैव टू मेक सम वर्क शेड, जो अलग अलग तरह का एक वर्किंग शेड होता है जो अफोर्डेबल हो थोड़ा, ठीक है। अब अर्बन कॉमन्स होता है कुछ। अर्बन कॉमन का मतलब आप समझते हो, व्हाट इज़ अर्बन कॉमन? अर्बन कॉमन सुना है कभी वर्ड? ये उसको मैप करने की ज़रूरत है। अर्बन कॉमन का मतलब जैसे बहुत सारे मान लो वेस्ट पिकर्स वाले एरियाज़ हैं जहाँ पे वो जो नहीं डंप करते रहते हैं इस तरह का, या कुछ पार्क वगैरह, वो सब अर्बन कॉमन्स हैं। उनका यूज़ कैसे किया जाए, उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, उस पर भी सोचना पड़ेगा, मतलब उस पर भी वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसकी मतलब गाजियाबाद ऐसा टर्म? नहीं, अलग अलग जगह होता है ना, मतलब कि अलग अलग एरियाज़ होते हैं अर्बन उसके। अरे जैसे जहाँ पे कूड़े वगैरह ले जाके वो लोग रख देते हैं, अगर गाजियाबाद में कूड़ा का डंप है, हाँ, ऐसा बहुत सारा जगह है जो अनयूज्ड है, मतलब ये लोग मतलब ये लोग एरियाज़ बना रखे हैं बट दे आर नॉट यूजिंग दैट पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। सो बिकॉज इट इज़ नॉट लीगली प्रोटेक्टेड और समथिंग कि उस जगह का क्या करना है, तो वो चीज़ें अर्बन प्लानिंग जब कर रहे होते हैं तो उसको ध्यान में नहीं रखते हैं, बिकॉज दे डू नॉट हैव सर्टेन काइंड ऑफ मैप ऑन दोज पर्टिकुलर प्लेसेस, ठीक है। इसी तरह एक लिवलीहुड इम्पैक्ट असेसमेंट की बात की गई है, ठीक है। लिवलीहुड इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए। ऐसा है नहीं कि मतलब आप मान लो जैसे स्मार्ट सिटी बना रहे हैं तो इट इज़ नॉट हैविंग एनी लिवलीहुड इम्पैक्ट असेसमेंट कि अगर स्मार्ट सिटी बन जाएगी तो क्या क्या इश्यूज़ आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है।
समझ गया। तो So based on social impact assessment. हाँ, जैसे सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है ना, वैसा लिवलीहुड इम्पैक्ट असेसमेंट हर प्रोजेक्ट का होना चाहिए जो प्रोजेक्ट बनते हैं, ठीक है। ताकि अगर आप कुछ बनाने जा रहे हो, अगर जैसे अलग अलग तरह के हैं, तो ऑल द लॉज आर काइंड ऑफ बायस टुवर्ड्स द, जैसे अडानी वडानी के लिए ऐसे अभी कुछ तो केरल में कोई तो कैमरा चल रहा अरे कोई केरल में पहली कोई जगह है ना शायद, जहाँ पे वो आया है, अभी न्यूज़ में था वो शायद अंडर कुछ वो बना रहे हैं मतलब, ठीक है। तो अडानी को वो मिला हुआ है। तो कहने का मतलब इफ़ यू आर मेकिंग सम इंफ्रास्ट्रक्चर तो दैट हैज़ टू बी इन द लिवलीहुड इम्पैक्ट असेसमेंट कि और लोगों के लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होगा, ये हमें करना पड़ेगा इन तीनों में, ठीक है। और ये जाके एक बार घर पे पढ़ना कि अहमदाबाद का ये सक्सेस मॉडल है, ठीक है। तो देख लें, अभी मैं इंटरनेशनल का भी 2-3 बता दूंगा, आप लोग एक बार पढ़ लें तो आपको अर्बनाइजेशन पे ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि लिखना कुछ तो लिखने आइडिया आ जाएगा कि कुछ भी लिख सकते हो आप उस पर, ठीक है। इसी तरह हाउसिंग और बेसिक सर्विसेज, जैसे जो सेटलमेंट, जो अलग अलग तरह के एरियाज़ हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर है, माइग्रेंट्स के लिए हैं, तो यहाँ पे भी जैसे दिल्ली में भी बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं, दे डू नॉट हैव द प्रॉपर कनेक्टिविटी और द डिजिटल कनेक्टिविटी नहीं है, वाटर सैनिटेशन ये सारे नहीं है। तो केरल ने क्या किया था, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग करके इन लोगों ने शुरू किया, उसका नाम था अपना घर, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ सकते हो आप थोड़ा सा कि क्या किया इन लोगों ने इसमें, ठीक है। ऐसे तमिलनाडु का एक चलता है माइग्रेंट हॉस्टल्स, तो बिकॉज दे हैव मैप्ड द एरियाज़ कि कहाँ पे कौन से लोग आ रहे हैं, तो ये चीज़ें भी आप ध्यान रख सकते हो। सूरत में से चलता है कि वर्कर डॉर्मेट्रीज करके बनती है, बिकॉज दे आर सीजनल, ठीक है। ठीक है, तो अब सीजनल है तो दे कैन नॉट अफोर्ड दैट मच, तो डॉर्मेट्री ज़्यादा वो है, ठीक है, कि 5 महीने रहे और उसके बाद चले गए। दे कैन नॉट अफोर्ड की मतलब पहले सिक्योरिटी का वो दें और अलग अलग वो दें, जैसे यहाँ पे होता है ना इस तरह का, आप कुछ भी करोगे तो उसके पहले आपको सिक्योरिटी लेना पड़ेगा, कुछ स्टैम्प शाइन करना पड़ता है, ऐसा होता है। तो एवरीबडी कैन नॉट डू दोज थिंग्स, तो इनके लिए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी हु आर कमिंग टू दिस। इसी तरह स्लम अपग्रेडेशन का काम मुंबई में है, मतलब जो चल रहा है वो भी आप ध्यान में रख के इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब ये एक्ट अलग से तो पढ़ना नहीं है, इसमें जितना लिख दिया उतना ही आप ध्यान रखना। ये स्ट्रीट वेंडर एक्ट जो है, मतलब इसमें क्या क्या अभी तक, मतलब इसको इंप्लीमेंट सही से ऑब्वियस है नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या क्या लिखा हुआ है ये आपको एक एक वर्ड में पता रहे कि टाउन वेंडिंग कम्युनिटी बनाने की बात है, ठीक है, कि वेंडर्स के लिए देयर शुड बी सम कम्युनिटी, देयर शुड बी सम कमिटी, टाउन वेंडिंग कमेटी हो जो डिसीजन ले रही हो, ठीक है। वी हैव टू डिमार्केट द वेंडिंग जोन एज वेल, ठीक है। हमको अलग अलग वेंडिंग जोन डिमार्केट्स करने हैं वेयर द वेंडर्स कैन, मतलब अपना जो भी उनको काम करना है वो कर सकें, ठीक है। तो ये आप एक ध्यान रख सकते हो। और इनका इविक्शन नहीं हो सकता, अगर आप इविक्ट कर रहे हो फ्रॉम एनीवेयर, सो वी हैव टू डू द रिहेबिलिटेशन। तो ये 3 वर्ड याद रखना है इस पर्टिकुलर एक्ट के लिए, अगर वैसे आएगा नहीं क्वेश्चन, लेकिन इतना ध्यान रहेगा तो आपको वो हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली द वेस्ट पिकर्स इन द म्यूनिसिपल सिस्टम दे डू नॉट हैव एनी आइडेंटिटी, ठीक है। तो कुछ जगह है जैसे पुणे वगैरह में ये एक प्रोग्राम पढ़ना आप स्वच्छ करके, ये SWACH करके, ठीक है, ये मॉडल आप पढ़ना, ठीक है। और एक बेंगलोर का ये मॉडल पढ़ना, ठीक है। तो ये दोनों में आपको पता लग जाएगा कि हाउ द वेस्ट पिकर्स आर इंटीग्रेटेड इनटू द म्यूनिसिपल सिस्टम, ठीक है। तो ये 2 आप मॉडल जरूर इसमें थोड़ा सा देख लेना कि बिकॉज दे आर थिंकिंग ऑन द कोऑपरेटिव लेवल, की कोऑपरेटिव अगर बन जाएगा तो उनका एक से होगा, बार्गेनिंग होगी, ठीक है। दे विल गेट द ईजियर एक्सेस टू ईच एंड एवरी फैसिलिटीज़, कोऑपरेटिव की चीज़ें इसमें चलती हैं। स्वच्छ मॉडल एक बार ये देखना आप, ठीक है। मतलब 2 वर्ड कैपिटल है, फिर ए शायद उसमें स्मॉल और फिर 2 वर्ड कैपिटल है, स्पेसिफिक टाइप का है वो, नहीं तो आपको मिलेगा नहीं उस पर गूगल वगैरह पे डालोगे तो, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू थिंक। वेलफेयर के लिए हम लोगों ने अलग अलग ऑब्वियसली वी हैव डन, जैसे PDS में अब एक 1 राशन 1 कार्ड हो गया है, ठीक है। तो वो चीज़ें चल रही हैं। तो ऐसे बहुत, जैसे आपने वो बताया ई श्रम वाला, तो वो कार्ड बनाना, आपने बताया प्रधानमंत्री वो जो आयुष्मान है, आयुष्मान एक प्रधानमंत्री हाँ, आवास योजना उसमें। आवास योजना है, तो ये सब चीज़ें इसमें आ रही हैं। तो इसमें तो अभी कोई इशू नहीं। तो वी हैव डन लॉट ऑफ थिंग्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ माइग्रेंट्स, इसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ किया है, मतलब, ठीक है। सर वो अर्बनिज्म और अर्बनाइजेशन में क्या डिफरेंस है? तो बताया तो प्रोसेस, अच्छा, और वो बताया ना अर्बनिज्म का, अर्बनिज्म इज़ अ काइंड ऑफ आइडियोलॉजी, ठीक है, लाइफ स्टाइल के बारे में, ठीक है। ये आपके सोशियोलॉजी में है तो पेपर 2 में, कभी नहीं पढ़ा सर, विकास नहीं पढ़ा। नहीं पेपर 2 में है ये अर्बनाइजेशन और अर्बनिज्म, ठीक है। तो ये आ गया आपका मतलब, ठीक है। तो इस वाले में आपने अपना देखा ना, आपने भी उतना ठीक लिखा नहीं है इसमें, ये वाले में मतलब उतना सही नहीं लिखा है। तो ये पूछ रहा था कैसे, तो आपको चैलेंजेस नहीं लिखना है, डायरेक्ट लिखना है हाउ, ठीक है। और हाउ में बस आपको देख लेना है कि हाउ वी कैन इंक्लूड, इवन इफ़ यू कुड हैव रिटन दिस कि वेलफेयर पोर्टेबिलिटी पे भी, तो भी वो मतलब मोर और लेस आ जाता मार्क्स आपका, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट ज़रूरी है, जब आप क्वेश्चंस लिखो तो कॉन्टेक्स्ट ज़रूरी है, ठीक है। बाकी इसमें तो मैंने लिख दिया है वो सब, आप एक बार देख लेना। अब ये वाला क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट वाले में कमेटी नहीं लिखी है आपने, क्यों सर आपके पास ही है। कमेटी क्यों नहीं लिखी है? कमेटी याद ही नहीं आपको? सर रिसर्च नहीं करा हुआ। जैसे आपने इसमें लिखा है वो सारा बात, जैसे आर्टिकल 262 तो पता है, ठीक है। आर्टिकल 262
में ऐसा लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट हैज़ टू एडजुडिकेट द इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट, ठीक है, और उसमें जुडिशियल रिव्यू एक्सक्लूडेड है। तो अगर जुडिशियल रिव्यू एक्सक्लूडेड है तो वाई अगेन एंड अगेन दे आर गोइंग इन दैट? So because of the delayed process. नहीं, और क्या बोला आप? अच्छा डिले, नहीं तो आपको तो PSI है, आपको तो बताया नहीं। क्यों ऐसा क्यों है, मतलब आप बताओ अंकित क्यों है? घर चले गए तो सब भूल गए क्या? तो क्यों ऐसा क्यों है, मतलब कि अगेन दे आर, मतलब इफ़ इट इज़ एक्सक्लूडेड कि ट्रिब्यूनल का जो कोई मान लो वर्डिक्ट आ जाता है, इट इज़ एक्सक्लूडेड फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू, सो अगेन वाई इट इज़ देयर इन दैट, मतलब कैसे ये लोग चले जाते हैं उसमें? सर इम्प्लीमेंटेशन के लिए जाते हैं rather than. नहीं, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वो आएगा इशू, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ के बेसिस पे दे आर गोइंग, ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू कहाँ पे है, मतलब इट इज़ लिमिटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़, और ये लोग कुछ ना कुछ ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ निकाल लेते हैं। तो 2019 में एक रिफॉर्म आया था, उसमें क्या क्या हुआ था? 2019 में इसको लेके एक रिफॉर्म आया, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को लेके एक रिफॉर्म, एक ट्रिब्यूनल बनाया गया। क्या था वो सब नहीं लिखा है, वो सब पढ़ा नहीं है। तो उस पहले परमानेंट ट्रिब्यूनल नहीं हुआ करते थे, ठीक है, जैसे पार्लियामेंट बना सकता था, एक इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 का था, उसमें एडहॉक ट्रिब्यूनल बनाए जा सकते थे। तो एडहॉक बहुत सारे ट्रिब्यूनल बनते थे, वो अपना वर्डिक्ट देते थे, उसको कोई मानता नहीं था, बहुत सालों साल चलता रहता था, तो कोई टाइमलाइन नहीं थी उसमें, ठीक है। तो 2019 में एक रिफॉर्म आया, मतलब इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल करके एक एक्ट आया। उस एक्ट में दे हैव गिवन कि 1 ईयर का शायद वो है लिमिट, टाइम लिमिट, एंड यू कैन एक्सटेंड अप टू 6 मंथ, कि जो भी डिस्प्यूट चल रहा है उसको 6 महीने और आप एक्सटेंड कर सकते हो। तो दे हैव सेटेड अ परमानेंट ट्रिब्यूनल एज वेल, ठीक है, उसके परमानेंट ट्रिब्यूनल बनाए गए इसको लेके, और अलग अलग जगह बेंचेस बना दी गई। तो अब कोई भी स्टेट पे कोई भी इश्यूज आते हैं तो नाउ दे कैन गो ऑन दैट पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल्स, उस पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल के अलग अलग बेंचेस में जाके करते हैं, रादर देन जैसे पहले आप देखते थे कावेरी वाला ट्रिब्यूनल, महादेवी वाला ट्रिब्यूनल, ऐसे चलते थे ना पहले, तो एडहॉक ट्रिब्यूनल्स थे, तो उनकी बातें नहीं सुनते थे, एंड दोज ट्रिब्यूनल्स वर क्रिएटेड अंडर द एक्ट ऑफ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट, ठीक है, ये ध्यान रख सकते हो। आपने ये वाला ठीक लिखा है, इसमें कितना है आपका 7.5, हाँ तो ठीक होगा। तो रिफॉर्म कब आएगा? 2019 में, ठीक है। तो इसका इंट्रोडक्शन लिखना तो आसान है, आप लोग को तो पता ही, आर्टिकल से स्टार्ट कर दो इसको 262 वगैरह लिख के, और इवन यू कैन राइट द एंट्री 250, एंट्री 56, एक एंट्री 56 है, उसको भी आप लिख के इसको स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। नाउ व्हाट इज द जुडिशियल पोजीशन ऑन दिस, कि जुडिशियल पोजीशन इस पे क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी जजमेंट में भी बोला था कि इट कैन बी द ट्रिब्यूनल डिसीजंस आर, मतलब कैन बी जुडिशियली रिव्यूड, उसको जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, ऐसा कावेरी ट्रिब्यूनल डिस्प्यूट में बोला गया। तो ये बात आप ध्यान रखना है इसमें, ठीक है, ठीक है। अच्छा लास्ट वाले पे मैं भूल गया वो बताना आपको, एक लिखो आप दिल्ली मास्टर प्लान 2041, जो वो वाला था, कहने का मतलब ये जो था, ठीक है, जो अपना ये स्ट्रीट वेंडिंग वाला क्वेश्चन था। तो इसमें क्या क्या बोला गया है? 24/7 मार्केट्स देयर विल बी देयर, मतलब इस तरह के मार्केट्स होंगे, वेंडिंग जोन्स होंगे, ठीक है, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग होगी माइग्रेंट्स के लिए, ठीक है, एंड द रीडेवलपमेंट, अगर रीडेवलपमेंट होता है तो दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मिक्स्ड यूज़, नॉट द रिजिड जोनिंग, ठीक है। तो ये आप एक लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा एक लिखो आप, उड़ीसा का एक जागा मिशन है, तो प्रियांशु ने लिखा है, आया नहीं आज, उसने लिखा है इसको, मतलब तो जागा मिशन करके है, उसको आप मतलब थोड़ा सा पढ़ लेना कि हाउ दे हैव अपग्रेडेड द सर्विसेज फॉर द स्लम हाउस होल्ड्स, ठीक है, ठीक है, लिख लिया, जागा मिशन लिख लिया, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद बैंगलोर और पुणे में वी हैव वेस्ट पिकर कोऑपरेटिव्स, ठीक है, वेस्ट पिकर कोऑपरेटिव्स है, ठीक है। तो दे आर इंगेजिंग दोज पीपल, मतलब इन द एवरी एक्टिविटीज़। तो ये भी आप थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना, यही 3-4, जागा मिशन को तो वो भी मिला था, तो इसको पढ़ लेना आप, जागा मिशन को थोड़ा डिटेल में पढ़ना, 3-4 साल पहले या 2-3 साल पहले कुछ मिला है उसको, उसमें गवर्नेंस में अवार्ड मिला है कुछ, ठीक है। अब ब्राज़ील में एक चलता है, ब्राज़ील में, और थाईलैंड का पहले आप लिख लो, थाईलैंड में चलता है यूनिवर्सल माइग्रेंट हेल्थ इंश्योरेंस है, मतलब ठीक है, ऐसा यूनिवर्सल माइग्रेंट हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। ठीक है, साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका का जो मॉडल है या चलता है जो वहाँ पे, वो इनफॉर्मल ट्रेडर लाइसेंसिंग है, ठीक है। तो इफ़ यू आर डूइंग, लेट सपोज इनफॉर्मल ट्रेड अगर आप कर रहे हो तो आपके पास वो लाइसेंस होगा, यू विल बी इंक्लूडिंग द प्लानिंग ऑफ द पर्टिकुलर सिटी, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें उसमें लिखनी थी जो रह गई थी, बाकी कोई इशू नहीं है, ठीक।
तो इसमें तो 262 ये तो आपको समझ में आ गया कि वी हैव टू राइट द 262 एंट्री 56 किसी ने लिखा है। इट इज़ ऑल्सो द काइंड ऑफ मतलब वाटर जो है स्टेट का वो भी कुछ लोगों ने लिखा है, लेकिन इंटर स्टेट जो रिवर का इंटर स्टेट रिवर वाला है उस पर कंट्रोल सेंटर का रहता है। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स के लिए भी आप ध्यान रख सकते हो। जुडिशियल पोजीशन आपको समझ में आ गई। अब मेजर इशू आपको क्या लगता है, व्हाट इज़ द इवन द ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स आर देयर, मतलब इस तरह के ट्रिब्यूनल रिफॉर्म है, फिर भी क्या इशू इसमें आ रहे हैं। मतलब इसमें तो पूछ रहा है स्ट्रक्चर और प्रोसेस इनएडिक्वेसी, और दोनों आपको बताना है मतलब अलग अलग, लेकिन फिर भी क्या इशू आ रहा है इंटर स्टेट को लेके बताओ। सर इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस, नहीं और कोई बड़ा मतलब लॉन्ग टर्म डिस्प्यूट्स, बहुत ज़्यादा दिन चलने वाला। नहीं, तो इसका कमेटी आपने नहीं पढ़ा, आप बताओ कोई बात। नहीं सर, तो जनरल हो गया ना, स्पेसिफिक कुछ मतलब बताओ अंकित, कुछ स्पेसिफिक आप प्रांत का बताओ, पढ़ा है पिछला वाला टॉपिक ना आपने। So जैसे कम्युनिटीज में कॉन्फ्लिक्ट एंड ऑल, नहीं परमानेंट रिवर बेसिन मैनेजमेंट नहीं है कोई? हाँ, रिवर बेसिन मैनेजमेंट नहीं है कोई भाई। ऐसे आप स्टेट हो, ये दूसरा स्टेट इसका है, तो देयर हैज़ टू बी द रिवर बेसिन, जो बेसिन है रिवर बेसिन का मैनेजमेंट नहीं है, क्योंकि हाइड्रोलॉजिकल डेटा ही नहीं है कोई। हाँ, यूनिफाइड डेटा नहीं है, नेशनल लेवल पे कोई हाइड्रोलॉजिकल यूनिफाइड डेटा नहीं है। ठीक है, तो आप एज अ स्टेट इफ़ यू आर गिविंग रिपोर्ट टू द सेंटर टू दिस पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल कि भाई इतना पानी है इसमें और ये भी है, तो वो मान ले रहे हैं। ठीक है, तो ट्रिब्यूनल्स आर वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ लीगैलिटीज़, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ठीक है, इकोलॉजी या इन्वायरमेंट को लेके वो वर्क नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा इशू है मतलब इसमें। ठीक है, उसके पहले लिखने मतलब ये तो आपको समझ में आ गया। तो कहने का मतलब कोई परमानेंट ट्रिब्यूनल जब तक नहीं था, 2019 के बाद परमानेंट ट्रिब्यूनल भी आ गया, उसके बाद भी दे आर डिलेइंग द मैटर। पहला इशू स्ट्रक्चरल इशू ये है। ठीक है, कि स्टिल दे आर डिलेइंग द थिंग्स बिकॉज स्टेट्स जो भी अवार्ड्स मिलता है उसको मानते ही नहीं है। ठीक है, स्टिल द केसेस आर गोइंग टू द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जैसे स्टेट्स लाइक तमिलनाडु ने क्या किया कि कर्नाटका ने मल्टीपल टाइम मतलब वो बोला, बट दे आर नॉट कंप्लाइंग, वो लोग रिलीज़ ही नहीं करते हैं जो भी मतलब वॉट एवर द ट्रिब्यूनल अवार्ड्स आर देयर, कितना रिलीज़ होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए, वो नहीं करते हैं। ठीक है, और जो आपने बताया कि कोई इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट मॉडल नहीं है इंडिया, तो ये जरूर आपको ध्यान रखना है, कुछ और याद आए चाहे ना आए। ठीक है, तो पुंछी कमीशन क्या बोलता है कि पुंछी कमीशन बोलता है कि स्टेट्स आर बिहेविंग एज अ हाइड्रोलॉजिकल आइसलैंड। तो ये वर्ड आप लिख सकते हो कि हाइड्रोलॉजिकल आइसलैंड की तरह वो लोग बिहेव करते हैं कि ये पानी मेरा ही है। ठीक है, इस तरह से ये लोग बिहेव करते हैं, तो ये आप लिखते टाइम इसको ऐसे शुरू भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। प्रोसेस में क्या क्या इशू है जो आपने बताया, डिले वाली बात, तो डिले वाली बात मतलब कि जैसे इवन जैसे जो इंटर स्टेट वाटर वो एक्ट था, उसमें भी बहुत सेंटर ही डिले करता है ट्रिब्यूनल बनाते बनाते, बहुत मतलब ये लोग बोलते रहेंगे लोग बनाते नहीं है। ठीक है, सिमिलरली इवन द ट्रिब्यूनल प्रोसीडिंग्स आर वेरी मच टाइम टेकिंग इवन आफ्टर द रिफॉर्म, वो भी आप प्रोसेस में लिख सकते हो। प्रोसेस में एक बात आप लिख सकते हो कि हाइड्रोलॉजिकल डेटा जो हम लोगों ने बात की कि यूनिफाइड नेशनल वाटर जैसा कुछ है नहीं इनके पास। ठीक है, तो दैट थिंग ऑल्सो कैन बी रिटन इन दिस। अब रिफॉर्म क्या क्या लेना चाहिए, एक्ट में क्या क्या बात कही गई इस वाले में 2019 वाले एक्ट में, तो एक्ट्स में अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है और उसका क्या क्या इशू है, तो ये तो अलग अलग था जो आपने पढ़ा, मैंने एक्ट का ये इतना ही आपको जानना है जितना ध्यान रखना है। तो इस एक्ट में क्या था, परमानेंट ट्रिब्यूनल की बात थी, मल्टीपल बेंचेस जो मैंने आपको बताया, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए मल्टीपल बेंचेस बना दिए गए कि अलग अलग वो हो जाए। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी बनाई गई कि 1 साल में जो भी लिटिगेशन है 1 साल में, और मैक्सिमम वो एक्सटेंशन जो होता है शायद 6 महीने और एक्सटेंड कर सकते हैं, बट स्टिल दे आर मेकिंग मोर। अब ये 1 साल है। ठीक है, तो डीआरसी में अभी इशू क्या है, मतलब 1 साल तो है बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू निगोशिएट। ठीक है, अब कैट के साथ जो इशू है, कैट क्या है, एक सेंट्रलाइज वो है, तो कैट आपका उसमें जब हम लोग थीम पढ़ेंगे कैट सीवीसी सीबीआई, तो उसमें भी एक कैट थीम है आपकी। ठीक है, इस पर क्वेश्चन, तो ये भी तो सेंट्रलाइज है, तो जब सेंट्रलाइज कोई भी रहता है तो उसके पास जो कैट इशू फेस करता है वैसा ही परमानेंट ट्रिब्यूनल ये इशू फेस करेगा। ठीक है, तो वो भी आप वहाँ से पॉइंट उठा के लिख सकते हो। ठीक है, दे डू नॉट हैव एनी क्लियर कट इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म फॉर दिस। ठीक है, जैसे एक्ट में कोई ऐसा लिखा नहीं, कोई पेनाल्टी नहीं है फॉर द स्टेट्स कि आप नहीं मान रहे हो उसके वर्ड मत मानो, उस पर कोई पेनलाइजेशन नहीं है, तो ये आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, एंड देयर इज़ नो मैकेनिज्म टू इंश्योर द स्टेट्स टू फॉलो द फाइनल डिसीजन। ठीक है, तो ऐसा कुछ है नहीं, तो ये चीज़ और ये बात आप ध्यान रखना कि कोई इकोलॉजिकल या क्लाइमेटिक कंसर्न्स को लेके देयर इज़ नथिंग, मतलब उसमें कुछ है नहीं ऐसा, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। तो अब करना क्या क्या चाहिए, मतलब तो वो चीज़ें मैंने एक एक वर्ड में लिखी हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि मैंने एक एग्जांपल लिखा है कि जो महादाई का डिस्प्यूट था, इट वाज इन्वॉल्व द इकोलॉजिकल कंसर्न्स। ठीक है, लेकिन जो
ट्रिब्यूनल होगा वो क्या देखेगा कि कितना पानी जाना चाहिए, कितना पानी रोकना चाहिए, मेरे पास कितना पानी है और कितना पानी किसी स्टेट्स के पास जाना चाहिए। दे आर नॉट थिंकिंग ऑन द इकोलॉजिकल रिवर बेसिन मैनेजमेंट और वाटर शेड मैनेजमेंट, इस सब पे नहीं सोचते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है। तो अलग अलग कमेटीज़ ने कुछ ने बोला है इस पर, एक एक वर्ड में मैंने यहाँ नीचे लिख दिया है, ये आप ध्यान रख सकते हो कि अलग अलग क्या क्या बोला है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट जो आपने बताया वो नहीं है, ठीक है। कोई बेसिन लेवल पे कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो सरकारिया कमीशन बोलता है कि मतलब इसको वाटर ट्रिब्यूनल बनाया जाए, लेकिन उस वाटर ट्रिब्यूनल में स्टेट का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो जो इन लोगों ने ट्रिब्यूनल 2019 में बनाया उसमें स्टेट का पार्टिसिपेशन नहीं है, ठीक है। तो ये बात सरकारिया बोलता है। तो उस पर भी अगर आपको क्वेश्चन है तो इससे आप लिख सकते हो कि क्या है, ठीक है। इवन द क्लियर कट नॉर्म्स फॉर डेटा शेयरिंग इज नॉट देयर, कि हाउ मच आई डू हैव, हाउ मच आई हैव टू शेयर, ऐसा कोई डेटा नहीं है। पुंची कमीशन क्या बोलता है, दे हैव रिकमेंडेड फॉर रिवर बेसिन ऑर्गेनाइजेशन एक होनी चाहिए, जो आप बता रहे थे रिवर बेसिन के लिए वो, ठीक है। तो ऐसा एक मतलब हो ताकि हम एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का वो कर सकें, ठीक है। सेम काइंड ऑफ थिंग्स मिहिर शाह कमेटी बोलती है इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। तो ये भी आप एक वर्ड याद रख सकते हो कि इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट मिहिर शाह कमेटी बोलती है, ठीक है। अब नीति आयोग इज टेलिंग दैट कि हमें एक नेशनल वाटर इंफॉर्मेटिक्स सेंटर बनाना चाहिए, एंड ऑल्सो वी हैव टू कंसीडर द इकोलॉजिकल थिंग्स वाइल डूइंग ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख सकते हो इस वाले क्वेश्चन में। तो इसमें और कुछ था नहीं। लास्ट वाले क्वेश्चन में, लास्ट वाले में कोई इशू है, मतलब इस पर तो मैंने एक दो बार आपको बताया है। ब्रिक्स, इसमें कोई इशू है लास्ट वाले में? एक बार चैलेंजेस बताओ आप क्या क्या है, मतलब ये ब्रिक्स का तो मेंबर पता है अलग अलग, तो क्या मतलब अगर इससे एक्सपेंशन हुआ तो क्या हुआ, बताओ सुमित, क्या हुआ एक्सपेंशन हुआ तो? सर एक्सपेंशन वो तो क्या हुआ, मतलब उससे क्या फ़ायदा हो रहा है? तो पहला तो वो यही पूछ रहा है कि इंक्लूजन ऑफ ईरान, यूएई, सऊदी इनटू ब्रिक्स रीसेप द जियो पॉलिटिक्स ऑफ मिडिल ईस्ट। तो हम लोगों ने पिछले बार अलग अलग जब एशियान हम लोग एक बार डिस्कस किए थे तो वर्ड्स आपको याद है, जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स, जियो स्ट्रेटजिक, और एक वर्ड था डिप्लोमेटिक टाइज, ठीक है। उसके बाद फिर डायस्पोरा, मतलब वो आ जाता था। यही 5-6 डायमेंशन है, कभी क्वेश्चन रैंडम आए लिखने के लिए, ठीक है। बाकी इसमें तो स्पेसिफिक पूछ रहा है कि इंडिया का एनर्जी सिक्योरिटी एंड डायस्पोरा डिप्लोमेसी पे, तो क्या फ़ायदा हुआ इंक्लूजन ऑफ ईरान और यूएई और सऊदी का? सर रीच इन मिडिल ईस्ट बढ़ गया, ठीक है। और ऑयल डिप्लोमेसी, हाँ, ऑयल डिप्लोमेसी आप इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी में लिख दोगे। एनर्जी सिक्योरिटी, हाँ, और तो ईरान जो है, ईरान के पास गैस और ऑयल है, ऑयल हो गया। ठीक है। तो एक बात आप, यूएई के पास क्या है? यूएई के पास भी ऑयल है और गैस है। नहीं, यूएई फाइनेंशियल हब है, ठीक है। यूएई जो है वो लॉजिस्टिक और फाइनेंशियल, मोस्टली वो फाइनेंशियल हब है, अलग अलग तरह के। अरामको हाँ हाँ, नहीं तो ऑयल भी तो करता है सर। नहीं तो यूएई के पास उतना वो नहीं है रिजर्व, मतलब उसका जो एक वो होता है ना कि कितना है उसके पास, ईरान के पास ज़्यादा है, ठीक है। सऊदी पे दे आर थिंकिंग कि सऊदी भी हो जाए इसका पार्टनर, ठीक है। अगर मान लो इंक्लूजन हो गया क्या इसका भी, सऊदी का तो शायद नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ है ना शायद, तो क्योंकि वो ऑयल का एक्सपोर्टर, सबसे बड़ा ऑयल का एक्सपोर्टर वही है, ठीक है। तो सऊदी अगर इसका हो जाता है तो मल्टीपोलैरिटी, जो हम लोग पिछले बार पढ़ रहे थे कि मल्टीपोलर वर्ल्ड बन जाएगा, ठीक है। तो मल्टीपोलैरिटी विल इंक्रीज, सो वी डू हैव द मोर बार्गेनिंग पावर विथ ईयू एंड, मतलब इससे ईयू से या यूएस से आपके पास हुआ, तो मिडिल ईस्ट के पास वो पावर होगा। तो मिडिल ईस्ट का भी इसमें फ़ायदा है अगर ये लोग ज्वाइन करते हैं ब्रिक्स को, क्योंकि रशिया से तो, और हमारी इंडिया के लिए जब आप आओगे तो आपको दिखेगा कि भाई रशिया पे जो हमारी डिपेंडेंसी है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी चीज़ें, ठीक है। वैसे तो हमारा डिप्लोमेटिक टाइज है ही मतलब, लेकिन डी डॉलराइजेशन जो बात चल रही है, डी डॉलराइज करने की, वो किया जा सकता है इससे, क्योंकि ज़्यादातर सारा मतलब क्रूड ऑयल जो इम्पोर्ट हो रहा है उसकी वजह से ही सारा वो है, ठीक है। तो डी डॉलराइजेशन भी आप एक इसमें वो लिख सकते हो इंडिया के लिए जब आप फ़ायदा लिखोगे इसमें, तो ठीक है। तो मिडिल ईस्ट में जब आप सोचो तो उसी वर्ड पे सोचो, व्हाट इज़ द जियो स्ट्रेटजी, व्हाट इज़ द जियो इकोनॉमिक, 2-3 जो भी आपको वो लग रहा है वो लिख लो आप, ठीक है। तो इसमें बस आपको मैं वर्ड बता देता हूँ, इसमें लिखा है मतलब चीज़ें। तो आप देखो जियो पॉलिटिक्स में क्या क्या होगा, मल्टीपोलैरिटी बढ़ेगी, ठीक है। हेजिंग और बैलेंसिंग, मतलब दे विल हैव द पावर टू हेज विद द ईयू और यूएस, ठीक है। जैसे ईरान पे सैंक्शन लगा दिए, सो नाउ दे विल नॉट बी हैविंग एनी इशूज़ विद द यूएस, इस तरह का कुछ होगा नहीं, ठीक है। सिमिलरली दे विल हैव इन द एनर्जी, आप जो आपने बताया ऑयल डिप्लोमेसी, वो एनर्जी डिप्लोमेसी, ऑयल डिप्लोमेसी में आप लिख सकते हो। इवन द डी डॉलराइजेशन यू कैन राइट, तो ये 2-3 वर्ड याद रखना। डी डॉलराइजेशन फाइनेंस में नहीं होगा, एनर्जी में तो एनर्जी में हो सकता है। हाँ, एनर्जी में भी होगा ना, ठीक है। उसके बाद स्विफ्ट का अल्टरनेटिव भी हम बना सकते हैं, ठीक है। तो सैंक्शंस का इवेजन हो जाएगा, जो अलग अलग तरह के सैंक्शन चलते रहते हैं, जैसे इंडिया पे भी तो इन लोगों ने बनाया अलग का ट्रेड और वो सब अलग अलग कर दिया, तो अगर वो सैंक्शंस का फ़ायदा हो जाएगा, मतलब जो सैंक्शन से इवेट करने में फ़ायदा होगा, ठीक है। सिमिलरली डायस्पोरा पे जो आपने लास्ट वाला पॉइंट है, तो डायस्पोरा में जो हम लोगों ने पिछले बार डिस्कस किया था वही चीज़ें आप लिख सकते हो, बिकॉज सेकंड में मतलब अगर आपको ध्यान होगा तो मोस्टली शायद यूएई है या कोई, तो वो है जो सबसे ज़्यादा डायस्पोरा होल्ड करता है इंडिया का, ठीक है। समझ गया आप?
तो दिस इज़ हाउ वी कैन राइट। रेमिटेंसेज वाला पॉइंट आपने बताया ही था, ठीक है, तो वो चीज़ें आप इसमें लिख सकते हो डायस्पोरा वाले में, ठीक है। इसमें कॉन्सुलर प्रोटेक्शन क्या है? कॉन्सुलर प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर के बदले कॉन्सुलर प्रोटेक्शन मतलब कि अलग अलग जो वो काउंसिल्स नहीं बनते जो IFS तो के, प्रोटेक्शन कैसे है? प्रोटेक्शन इन द सेंस कि मतलब अलग अलग जगह जैसे वो हो जाता है हमला टाइप का, तो अगर काउंसिल नहीं रह गया, जैसे अभी लोगों ने हटाया ना इंडिया ने कहीं से एक जगह से, यहाँ से ईरान से हटाया है, यहाँ से भी हटाया था अपना अफगानिस्तान से, तो डिप्लोमेटिक टाइज ही नहीं रहेंगे। जब आपके भाई अगर वॉर टॉर्न कंट्री है इस तरह का है, तो सीरिया में तो आप जाके नहीं ना IFS अधिकारी बन के बैठोगे, तो अगले दिन मर जाओगे। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए फ़ायदा करेगा, ठीक है। तो ये था। दूसरे वाले में कुछ आपको डाउट है तो होता, वो तो मुझे क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ खास लगा नहीं है। हाँ, उसमें ये मैं आपको बता देता हूँ पॉस्को में अलग अलग क्या है, ठीक है, जो आपको ध्यान रख सकते हो, जो कंसर्न्स हैं इसको लेके वो आप ध्यान रख सकते हो। तो सेक्शन 3 को लेके इट वाज इन द न्यूज़ सम पर्टिकुलर वुमेन वाज एक्यूज्ड फॉर द सेक्सुअल असॉल्ट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर कोई एक बच्चा था, ठीक है, दैट इज़ वाई इट वाज इन द न्यूज़, ठीक है। तो वॉज इट जेंडर न्यूट्रल और नॉट, ये डिबेट चला कि जेंडर न्यूट्रल है या नहीं। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी बहुत सारा और हाई कोर्ट्स के बहुत सारे जजमेंट्स हैं वेयर दे आर सेइंग दैट कि इवन वुमेन कैन बी चार्ज अगेंस्ट द सेक्शन ऑफ 3 और सेक्शन 5 वॉट एवर, ठीक है। तो इट इज़ अ जेंडर न्यूट्रल एक्ट। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड भी बोलती है कि इट इज़ जेंडर न्यूट्रल एक्ट, तो आप ये ध्यान रख सकते हो। तो सेक्शन 3 में दे हैव द इनका जो लैंग्वेज है दैट इज़ वेरी ब्रॉड, ठीक है। सो इट इज़ जेंडर न्यूट्रल। पहले तो आपको ये लिखना था कि हाउ इट इज़ जेंडर न्यूट्रल, फिर आप नीचे से बैक कर सकते थे कि फ्रॉम द आर्टिकल्स लाइक 23, 24, 39 इस तरह के कुछ आर्टिकल से आप बैक करते कि हाउ इट इज़ बैक्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल, ठीक है। तो आपको इस पे जाना है कि ये पॉस्को एक्ट जो है वो जेंडर न्यूट्रल है, ठीक है, और वो है कन्विक्शन जो है वो वही दिखाता है। इवन द जजमेंट्स आर देयर विच इज शोइंग द सेम। लेकिन इशूज़ इसके साथ क्या क्या है, या पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर एक्ट से भी क्या क्या इशूज़ हैं। तो एक इशू है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ कॉन्सेंशुअल एडोलेसेंट रिलेशनशिप, ठीक है, नहीं कॉन्सेंशुअल एडोलेसेंट, ठीक है, कि मान लो 15 साल 17 साल में इफ़ दे हैव सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप, More than 80% of the cases are. हाँ ऐसे हैं। तो इसमें जो एज ऑफ कंसेंट है इसको 18 साल माना गया है, लेकिन अदर कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ कॉन्सेंशुअल एडोलेसेंट रिलेशनशिप। इसी तरह इसमें मैंडेटरी रिपोर्टिंग की बात की गई है सेक्शन 19 में। सेक्शन 19 इज टॉकिंग ऑन मैंडेटरी रिपोर्टिंग, कि आप टीचर हो, मान लो स्कूल में अगर कोई टीचर है या मान लो कोई डॉक्टर है, ठीक है, तो इवन दे हैव टू इन्फॉर्म इवन इन द कॉन्सेंशुअल जो वो होता है, कॉन्सेंशुअल केसेस भी अगर आएंगे तो भी उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, मतलब इट इज़ क्रिएटिंग अ बैरियर फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर, और लेट सपोज दे आर वांटिंग सम मेंटल हेल्बिंग और मेंटल वेलबींग अगर उनको कुछ चाहिए, ठीक है, या इफ़ दे वांट सम काइंड ऑफ सपोर्ट, तो उसमें इश्यूज़ आते हैं बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लॉज कि मैंडेटरी रिपोर्ट करना है, ठीक है। तो स्कूल कॉलेज में दिक्कत होती है, ठीक है। देन Biasness, gender neutral biasness towards the perpetrator. जैसे हाँ लड़कों हाँ की तरफ ज़्यादा है. हाँ हाँ, ठीक है। तो ये आप मतलब इसको वो कर सकते हो। और जो भारतीय न्याय वो है अपना जो बना BNS जो है, उसमें मतलब जेंडर स्पेसिफिक जो मतलब रेप लॉज जो है वो जेंडर स्पेसिफिक है, तो उससे कॉन्फ्लिक्ट में आता रहता है कभी कभी, ठीक है। और कन्विक्शन रेट इसमें 30 to 35% ही है, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बिकॉज दीज केसेज रिक्वायर लॉट ऑफ फॉरेंसिक इंसाइट, ठीक है, और फीमेल फॉरेंसिक एग्जामिनर्स की शॉर्टेज है, तो फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एंड सिमिलरली फॉरेंसिक इंसाइट्स आर नॉट देयर बिकॉज ऑफ विच दे आर फेसिंग द इश्यूज, तो ये आप ध्यान रख सकते हो। और पेंडेंसी जो टोटल केसेस की है इसमें वो 85% से ज़्यादा है, ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हो। और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलर्स ये जो है इनकी कमी है इसमें, ठीक है। और सोशल स्टिग्मा आप बाद में ऐड कर सकते हो क्योंकि ये गवर्नेंस का टॉपिक है, तो जब पेपर 2 में आए तो आप GS का तो ये सब लिख रहे होगे, फिर नीचे सोशल स्टिग्मा की फैमिली प्रोटेक्ट करती है तो नहीं रिपोर्ट होता है, या फियर ऑफ रिटेरिएशन वगैरह होता है, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। वो क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, आएगा नहीं स्पेसिफिक, ठीक है। तो ये था लास्ट वाला क्वेश्चन, आप ही ने लिखा है सही से। तो लास्ट वाले में अगर जब भी मैंने आप लोग को पहले भी IR का क्वेश्चन बताया है, हमेशा पॉलिसीज़ पढ़ो, उस पर एक बार पॉलिसीज़ देखो कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं, उनके इन एंड अराउंड लिखोगे तो आप आराम से लिख पाओगे। जैसे इसने भी ऐसा कुछ नहीं लिख दिया, लेकिन अगर आप देखोगे तो मतलब ओवरऑल ठीक है, तो ऐसा ही हो रहा होगा आपके साथ एग्ज़ाम में। तो इस फिर उसमें आपके पास में उस वो बन जाता है ना, यू हैव द थिंग्स की ब्रिक्स के कौन कौन से, जैसे प्रियांशु ने इसको और अच्छा लिखा है कि पिलर्स कौन कौन से हैं ब्रिक्स के, उस पिलर्स को यूज़ करके लिख दिया है, तो वो भी लिख सकते हो आपकी पिलर्स को यूज़ करके। तो ये बहुत ज़्यादा वो नहीं है स्पेसिफिक, लेकिन आपने ठीक लिखा है, ठीक है। तो दिस इज़ इट फॉर दिस पर्टिकुलर। और कोई इशू आप लोग को इसके अलावा वो तो लिख ही लिया आप लोगों ने, पिछले वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लिखते रहना, बस छोड़ दोगे बीच में तो इशू आ जाएगा। जो लोग रेगुलर हैं उनको फ़ायदा हो रहा होगा, जो रेगुलर नहीं है वो फ़ायदा नहीं होगा।
ठीक है, डिस्कशन तभी फ़ायदा करेगा जब आपने पढ़ा होगा चीज़ों को, ठीक है।